अध्याय 21 A villain with high level martial arts skills I stole the protagonist's white moonlight chapter 21। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 21 अध्याय 21 यह पारिवारिक विरासत कुत्ते जैसी क्यों दिखती है? जोड़। अध्याय 21 यह पारिवारिक विरासत कुत्ते जैसी क्यों दिखती है? कियाओ कियान को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। चू सी ने लापरवाही से अपनी नोटबुक में उसका नाम लिख लिया, ये सोचकर कि अगली बार वह उससे हिसाब बराबर कर लेगी। हम इस सिमुलेशन से संबंधित विवरण बाद में जुटाएंगे, फिलहाल काम शुरू करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। खिड़की के बाहर आसमान में लटकते चांद को देखकर चू सी ने और देर करने की हिम्मत नहीं की। खजाने की तिजोरी में अभी भी उसके लिए अनमोल खजाने मौजूद थे। उसे चू यांग्याओ के सफल होने से पहले इसे प्राप्त करना होगा। चू सी अकेले ही अंकल फू के घर की ओर चल पड़ी, जबकि झाओ गैंग और अन्य लोग उनके विला में ही रहे। पारिवारिक खजाने के मामले में जितने कम लोगों को इसके बारे में पता हो उतना ही बेहतर है। रास्ते में उसने कुछ ईंटें भी उठा ली, ये सोचकर कि अगर अंकल फू लोगों को बहला फुसलाकर दूर ले जाने में नाकाम रहे तो वह दरवाजे पर खड़े पहरेदारों को बेहोश करने के लिए ईंटों का इस्तेमाल करेगा। बेशक इस तरह का काम अंकल फू को ही करना चाहिए। हालांकि फाउलर ने सिमुलेशन के दौरान लोगों का ध्यान सफलतापूर्वक भटका लिया था, फिर भी वह सिस्टम पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सका। क्या हो अगर मैंने आज दोपहर पहले से ही सूझबूझ का परिचय न दिया होता और व्यवस्था न की होती, तो किताब अब तक पूरी हो चुकी होती। सिमुलेशन के बारे में कड़वा सबक सीखने के बाद चू सी अभी भी इसके बचे हुए प्रभावों से पीड़ित है। चू सी को चू फू का ठिकाना उसके घर के बहुत करीब मिला। अंकल फू। चू फू ने तुरंत झुककर प्रणाम किया। युवक स्वामी, क्या आपको इतनी देर रात किसी चीज की जरूरत है? बात यह है कि मुझे अभी खजाने की तिजोरी में जाना है। क्या आप दरवाजे पर खड़े पहरेदारों को हटाने के लिए कोई बहाना ढूंढ सकते हैं? मुझे कम से कम 15 मिनट चाहिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चू फू अचंभित रह गया और मन ही मन सोचने लगा, ये खजाना तिजोरी तो परिवार की होनी चाहिए, लेकिन क्या ये तुम्हारे दादाजी की नहीं है? अगर तुम अंदर जाना चाहो तो तुम्हें रोकने की हिम्मत कौन करेगा? हालांकि उन्होंने फिर भी दाव से आदरपूर्वक सहमति जताते हुए कहा, जी हाँ युवा स्वामी, मैं अभी चलता हूँ। वैसे अंकल फू, इसके बारे में किसी को मत बताना। जब मेरे माता पिता वापस आएंगे तो मैं उन्हें खुद समझा दूंगा। जी हाँ युवा स्वामी। चू सी को अंकल फू पर पूरा भरोसा था, आखिरकार उन्होंने ही सिमुलेशन में उसकी जान बचाई थी। चू फू अविश्वसनीय रूप से कुशल था। कुछ ही मिनटों बाद उसे दूसरे पक्ष से एक संदेश मिला जिसमें बताया गया था कि खजाने की तिजोरी अब असुरक्षित है। चू सी ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और खजाने की तिजोरी की दिशा में गायब हो गया। खजाने की तिजोरी दक्षिण में कबीले के मुखिया के निवास स्थान की पहाड़ी पर स्थित है। उनके दादाजी उन्हें बचपन में वहां ले गए थे, लेकिन उस समय उन्हें तिजोरी में रखी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, सिवाय कुछ पुराने बक्सों या टूटी बोतलों और कुछ चाकुओं, बंदूकों और लाठियों के। कई पहरेदारों के अलावा कबीले का एक बुजुर्ग व्यक्ति आमतौर पर वहां रहता है। आज और कल के बीच के उस अंतराल में ही, जब सभी कबीले के नेता बाहर थे, उस बदमाश चू यांग्याओ को फायदा उठाने का मौका मिला। आज मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम खाली हाथ लौटो। चू सी जब खुद से कुछ बुदा रहा था, तब तक वह खजाने की तिजोरी के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका था। खजाने का तहखाना बहुत बड़ा लगता है, आखिर यह वह जगह है जहां खजाने रखे जाते हैं। लेकिन असल में ये बहुत छोटा है और एक साधारण घर जैसा दिखता है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। ये कुछ मेरे पिछले जीवन में सड़कों पर मौजूद सार्वजनिक शौचालयों जैसा है। बाहरी लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि प्रतिष्ठित चू परिवार का खजाना रखने वाला तहखाना वास्तव में इतना साधारण सा छोटा सा घर था। खजाने की तिजोरी का दरवाजा 10,000 साल पुराने काले लोहे से बना था, जिसमें चू परिवार की अनूठी सुरक्षा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से मजबूत बन गया था। अगर मार्शल सम्राट क्षेत्र का कोई बड़ा अधिकारी भी दरवाजा खटखटाने आ जाए तो भी उसे 2 बार थूकना पड़ेगा और बेबस होकर वापस जाना पड़ेगा। चू सी आगे बढ़ा और अपना दाहिना हाथ दरवाजे की ओर बढ़ाया। बीप टिल, ताला सफलतापूर्वक खुल गया। टिल। जी हाँ, इस वायुरोधी खजाने की तिजोरी में फिंगरप्रिंट लॉक भी है। चू परिवार के केवल कुछ ही प्रत्यक्ष वंशज, रक्तवंश के सदस्य या कबीले के मुखिया द्वारा प्रमाणित लोगों को ही प्रवेश की अनुमति है।
चू यांगियाओ चू यांगतियान का बड़ा भाई है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस पद के लिए योग्य है। ची। द्वार धीरे धीरे खुला। ये कॉम्बिनेशन लॉक काफी महंगा है, चू सी ने अपनी नाक छूते हुए कहा और दाव से शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या इसे शुवानहुआ प्लस टेक्नोलॉजी का शारीरिक एकीकरण माना जाता है? डॉट 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 डॉट। खजाने के तहखाने के अंदर एक स्पेस बैरियर है। बाहर से देखने पर यह ज्यादा से ज्यादा 300-400 वर्ग मीटर का ही लगता है, लेकिन अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग है। हालांकि मैं सिमुलेशन सहित कई बार चूसी जा चुका हूं, फिर भी अंदर के नज़ारे को देखकर मैं चकित रह गया। इसमें कम से कम 3 या 4 फुटबॉल मैदान समा सकते हैं, है ना? विशाल खजाने की तिजोरी सोने और जेद से भरी हुई थी और उसके अंदर अनगिनत बक्से ढेर लगे हुए थे। पहले से खोले गए कुछ बक्सों में दुर्लभ धातुएं या विशेष सामग्रियां थीं। वहां अनगिनत वस्तुएं थीं जिनका चूसी नाम भी नहीं बता सकता था। यहाँ की कोई भी चीज बाहर अनमोल होगी। चूसी ने उस पर एक नजर डाली और फिर संतुष्टि से सिर हिलाया। इस साम्राज्य का निर्माण मेरी पीढ़ियों के पूर्वजों ने किया था। अगर मुझे अपने माता पिता पर निर्भर रहना पड़े तो मैं जीवन भर उन्हीं के सहारे जीता रहूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मेरे मन में बसी यादों का अनुसरण करते हुए मैं जल्द ही एक कुछ हद तक अव्यवस्थित कोने पर पहुंच गया। चूसी ने गहरी सांस ली और तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। पहले इस टूटी हुई बोतल को घुमाओ, फिर उस कृत्रिम पहाड़ को हिलाओ जो अलौकिक लोहे से बना है, और फिर कई ऑपरेशनों के बाद बूम, पहले पूरी तरह से सीलबंद दीवार के पैनल अचानक कांपने लगे, जिससे दरवाजे में एक संकरा सा गैप दिखाई देने लगा। छोटा सा दरवाजा खोलते ही मेरे सामने एक अंधेरी गली ही दिखाई दी। चूसी अंदर चलती रही और उसे रोशनी देखने में 4-5 मिनट लग गए। गलियारे के अंत में एक छोटा सा गुप्त कमरा था। पहले से ही अनुभव प्राप्त कर चुकी चूसी ने समय बर्बाद नहीं किया, रहस्यमयी चाबी निकाली और गुप्त कमरे में रखे लकड़ी के बक्से की ओर चल पड़ी। क्लिक। जैसे ही चाबी घुमाई गई, डिब्बे का ताला खुल गया और अंदर रखी चीजें रोशनी के संपर्क में आ गईं। ये देखने में बहुत ही साधारण सी पत्थर की नक्काशी है, जिसका आकार हथेली के बराबर है। इस नक्काशी की आकृति काफी हद तक इससे मिलती जुलती है। एक कुत्ता। चूसी को इसे समझने में बहुत आलस आ रहा था। उसने सिमुलेशन में इसका काफी देर तक अध्ययन किया था और पाया था कि पत्थर की मूर्ति में कुत्ते जैसी आकृति के अलावा कुछ भी खास नहीं था। ये किसी साधारण पत्थर की मूर्ति से अलग नहीं है। चाहे आप इसे आग से जला दें, पानी में भिगो दें या इसमें आध्यात्मिक शक्ति का संचार कर दें, ये बेकार है। उसने उपन्यास के नायक की नकल करते हुए गुरु को सम्मान देने के लिए खून टपकाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। चूसी ने पत्थर की मूर्ति को अपनी बाहों में उठाया और तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया, क्योंकि गार्ड जल्द ही वापस आ जाएंगे। चूसी ने अभी मुड़कर एक कदम ही बढ़ाया था कि वह फिर से रुक गया। वे इसे ऐसे ही छोड़ गए, भले ही बॉक्स को वापस बंद कर दिया गया हो। जब वह काला सूट पहने आदमी आएगा तो उसे फिर भी पता चल जाएगा कि कोई यहाँ आया था। खुले हुए डिब्बे को देखते हुए चूसी कुछ देर तक चुपचाप सोचती रही। फिर उसने चाबी का इस्तेमाल करके लकड़ी का बक्सा दोबारा खोला और अपने शरीर पर छिपाई हुई बड़ी ईंट को बाहर निकाला। मैं बहुत दयालु हूँ, मैं लोगों को इतनी दूर से बिना किसी कारण के आने नहीं दे सकता। उसने ईंट अंदर रखी, दरवाजा बंद किया और चला गया। खजाने के तहखाने में वापस आकर चूसी ने सबसे पहले दृश्य को उसकी मूल स्थिति में बहाल किया। छोटा दरवाजा पूरी तरह बंद करने के बाद उसने सावधानीपूर्वक उस क्षेत्र का फिर से निरीक्षण किया। कोई खामी न पाकर वह तेजी से तहखाने के दूसरी ओर भागा। अपनी याददाश्त का अनुसरण करते हुए वह कुशलतापूर्वक हथियारों से भरे एक लकड़ी के रैक तक पहुंचा और बिना सोचे समझे चूसी ने सीधे काले रंग की लंबी तलवारों में से एक को नीचे उतार लिया। इतना भारी, हालांकि उसने मानसिक रूप से खुद को तैयार कर लिया था, फिर भी वह लंबी तलवार के वजन से आश्चर्यचकित रह गया। अर्थ रैंक से यही उम्मीद थी। मध्यवर्ती की तलवार। #22 अध्याय 22 ड्रैगन रसातल तलवार। कियाओ कियान का सोशल मीडिया डेटा। जोड़। अध्याय 22 ड्रैगन रसातल तलवार। कियाओ कियान का सोशल मीडिया डेटा। अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने के बाद चूसी तुरंत दरवाजे से बाहर निकल गया। द्वार पर तैनात पहरेदार अभी तक नहीं लौटे थे, इसलिए चूसी ने द्वार बंद किया और रात के अंधेरे में वापस भाग गई। वह सबसे पहले अंकल फू के घर गया और उसने देखा कि अंकल फू दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे थे। अंकल फू। चूसी हौंफते हुए अंधेरे से बाहर निकली और उसका अभिवादन किया। घर का नौकर भरोसेमंद है। वह एक बूढ़ा आदमी है जो लगभग 100 वर्षों से परिवार के साथ काम कर रहा है। किसी भी काम को करने का मकसद लोगों को सहज महसूस कराना होता है।
युवा स्वामी। अंकल फू ने झुककर अभिवादन किया। अंकल फू, इस बार हमारी जगह काम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। युवा स्वामी, कृपया मुझे धन्यवाद न दें। एक सेवक होने के नाते मुझे यही करना चाहिए। अरे ऐसा मत कहो, तुम कोई नौकर नहीं हो। मैंने तुम्हें इतने सालों से परिवार का हिस्सा माना है। युवा मास्टर। फूबो थोड़ा भावुक हो गया। उसने चूसी को इस तरह की बात कहते हुए पहली बार सुना था। चूसी हमेशा से विद्रोही और बचकानी स्वभाव की थी। लगता है कि युवा मालिक अब समझदार हो गया है। ओह वैसे अंकल फू, कृपया अगली कुछ रातों में अतिरिक्त सावधानी बरतें, कहीं कोई चोर आपके घर में न घुस जाए। हालांकि सिमुलेशन में काले कपड़ों वाला आदमी दोबारा प्रकट नहीं हुआ, फिर भी चूसी ने एहतियात के तौर पर अंकल फू को एक उचित चेतावनी दे दी। क्या कोई चोर घर में घुस आया था? अंकल फू ने हैरानी से पूछा। युवा स्वामी, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। हमारे चू परिवार की सुरक्षा अभेद्य है, एक मक्खी भी अंदर नहीं घुस सकती। चू परिवार संभवतः पूरे रोन शहर का सबसे सुरक्षित परिवार है। शायद। चूसी ने अपनी नाक को छुआ, न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया। अगर वाकई इतना सुरक्षित होता तो उसे बेवजह 2 बार चाकू नहीं मारा जाता। लेकिन आप चाहे जितना भी कहें, दूसरा पक्ष नहीं समझेगा। संक्षेप में कहें तो अगले 2 रातों में आपको अपने घर की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। मौसम शुष्क है, इसलिए आग से सावधान रहें। भले ही कोई चोर घर में सेंध न लगाए, फिर भी आग, चोरी और अपने सबसे अच्छे दोस्त से सावधान रहना बहुत जरूरी है। उद्धरण चिन्ह ... जी हाँ युवा स्वामी। हालांकि उन्हें चूसी का मतलब समझ नहीं आया, फिर भी अंकल फू ने सिर हिलाकर सहमति जताई। संक्षेप में, युवा मालिक के पास अपने कारण जरूर होंगे और एक अधीनस्थ होने के नाते मुझे बहुत अधिक प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। ये देखकर कि दूसरा पक्ष वास्तव में ध्यान से सुन रहा था, चूसी ने और कुछ नहीं कहा और घर चली गई। घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले अपनी 1 मीटर से भी अधिक लंबी काली तलवार निकाली और उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। तलवार लगभग 1.1 मीटर लंबी है। इसकी धार किसी अज्ञात प्रकार के काले लोहे से बनी प्रतीत होती है, जिससे हल्की ठंडी रोशनी निकलती है। देखने में बेहद पतली होने के बावजूद ये पकड़ने में बहुत भारी है। तलवार की मूठ पर एक सुनहरे ड्रैगन की नक्काशी की गई है, जो इसे अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली रूप प्रदान करती है, और इसका ब्लेड इतना तेज है कि यह वास्तव में शरद ऋतु की बर्फ की तरह ठंडा है। इतनी बढ़िया तलवार को गोदाम में धूल फांकने के लिए यूं ही छोड़ देना कितना बड़ा नुकसान होगा। मैंने देखा कि शेल्फ पर आपका नाम नहीं लिखा है, इसलिए मैं अनिच्छा से आपको एक नाम दे रहा हूं। अब से मैं तुम्हें ड्रैगन एबिस स्वॉर्ड कहकर बुलाऊंगा। चूसी ने उत्साह से उस बेहद ठंडी लंबी तलवार को सहलाया और अनजाने में दाव बुदा लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि चूसी के शब्दों को सुनकर काली लंबी तलवार से निकलने वाली आभा तीव्र हो गई। उसकी धार खिड़की के बाहर की चांदनी को प्रतिबिंबित कर रही थी, जिससे उसके दिव्य हथियार स्वरूप का पता चल रहा था। ऐसा लगता है कि वे चूसी द्वारा चुने गए नाम से संतुष्ट हैं। अपनी लंबी तलवार को पकड़ते हुए चूसी ने तुरंत प्रशिक्षण कक्ष में शीत चंद्रमा तलवार कला का प्रदर्शन किया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ड्रैगन एबिस स्वॉर्ड इतनी लंबी होने के बावजूद उनके हाथ में कोई असुविधा नहीं हुई। इसके विपरीत ड्रैगन एबिस स्वॉर्ड के साथ उनका बहुत ही सहज तालमेल था, मानो ड्रैगन एबिस स्वॉर्ड उनके दाहिने हाथ का ही एक हिस्सा हो। यहाँ तक कि कोल्ड मून स्वॉर्ड टेक्निक का उपयोग करने पर वह और भी अधिक लचीली हो गई। क्या यह मनुष्य और तलवार की पौराणिक एकता है? नहीं, इसका श्रेय ड्रैगन एबिस स्वॉर्ड की श्रेणी को दिया जाना चाहिए। चूसी ने प्रशंसा से कहा, पृथ्वी श्रेणी का दिव्य हथियार वास्तव में भयानक है। फिर वह पूरी तरह से उस क्षण में मग्न होकर कोल्ड मून स्वॉर्ड आर्ट को कई बार और खेला। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनके शरीर का हर अंग सांस ले रहा हो, जो बेहद आरामदायक था। यही तो शुभानहुआ की दुनिया का आकर्षण है। पहली बार चूसी को इस दुनिया के लिए तरस महसूस हुआ। यहाँ मेरे अच्छे संपर्क हैं, शक्तिशाली समर्थक हैं और बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। अगर किस्मत का क्रूर खेल न होता तो मैं लगभग इस दुनिया से प्यार कर बैठता। ... चांदनी रात में खजाने की तिजोरी के बाहर एक संदिग्ध आकृति दिखाई दी। उस शख्स ने प्रवेश द्वार पर मौजूद पहरेदारों को आसानी से काबू कर लिया और खजाने की तिजोरी में सफलतापूर्वक घुसपैठ कर ली। कमजोर सुरक्षा व्यवस्था के बारे में व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने के बाद चू यांग्याओ चुपचाप खजाने की तिजोरी की तलाशी लेने लगी। शायद इसलिए कि चूसी पहले भी यहां आ चुकी थी, चू यांग्याओ ने कुछ ही समय बाद एक कोने में कुछ असामान्य चीज देखी। देखते ही देखते उसे गुप्त कमरे के गुप्त दरवाजे का पता चल गया। शायद भाग्य के अनुसार आज रात उसे खाली हाथ घर लौटना चाहिए था।
अपने सामने रखे साधारण लकड़ी के बक्से को देखकर अंधेरे में छिपी चू यांग्याओ की आंखें उत्साह से चमक उठीं। क्या ये पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक धरोहर है? कुल प्रमुख चू शियोगजी के अलावा दाओ के अंदर क्या था, ये किसी को नहीं पता था। धिक्कार है उस बूढ़े आदमी पर। सिर्फ इसलिए कि मुझमें यांग तियान जैसी विलक्षण साधना प्रतिभा नहीं है, वह मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज करता है और इतने सालों से मेरे अस्तित्व को अनदेखा करता आ रहा है। चूंकि आपको कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए मुझे दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए दोष मत दीजिए। उसने लकड़ी का बक्सा उठाया, उसे थोड़ा हिलाया और अंदर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। सब कुछ सही होने की पुष्टि करने के बाद चू यांग्याओ बेहद खुश हुई और जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस लौट गई और विशाल रात में गायब हो गई। प्रशिक्षण के दौरान पसीने से तरबतर चू सी बड़ी संतुष्टि के साथ विला लौट आया। उसी क्षण नौकरानी की पोशाक पहने लिटिल ऑरेंज वहां से गुजरी। युवक स्वामी, ये रही वह जानकारी जो आपने मांगी थी। चू सी इस बात को लगभग भूल ही गया था। उसने जाने से पहले लिटिल ऑरेंज को विशेष रूप से कियाओ कियान की जानकारी एकत्र करने और उसे देने का निर्देश दिया था। मुझे लिटिल ऑरेंज से इतनी कुशलता की उम्मीद नहीं थी। इसने वाकई बहुत कम समय में उन सभी को इकट्ठा कर लिया। चू सी ने दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना शुरू किया। यह अभिलेख बहुत विस्तृत है, जिसमें उस समय से लेकर जब कियाओ कियान अपनी मां के साथ एक बच्ची के रूप में रोम शहर आई थी का विवरण दिया गया है। हालांकि इस जानकारी के आधार पर कियाओ कियान एक साधारण छात्रा है और उसके बारे में कुछ भी संदिग्ध नहीं है। इसके अलावा ऊपर उनके पिता का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे पता चलता है कि बचपन से ही उनका कोई पिता नहीं रहा है। उसकी मां ने अकेले ही उसका पालन पोषण किया। जैसे ही आप पन्ने पलटते हैं, चू सी के चेहरे के भाव बिगड़ जाते हैं। कियाओ कियान का बिस्तर गीला करने का रिकॉर्ड 6 साल की उम्र में x बार, 7 साल की उम्र में x बार, 8 साल की उम्र में 3 बार, 11 साल की उम्र में 1 बार और 14 साल की उम्र में 1 बार। 10 से अधिक पृष्ठों वाले इस दस्तावेज के अंतिम आधे हिस्से में दूसरे व्यक्ति द्वारा बिस्तर गीला करने के रिकॉर्ड दर्ज थे। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बिस्तर गीला करने के बाद चादरों पर पानी के धब्बों के जो पैटर्न बने थे, उनमें से कुछ नक्शे जैसे दिखते थे और कुछ भित्तिचित्र जैसे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चू सी अवाक रह गई। मैंने तुमसे पूरी जानकारी मांगी थी, इतनी कम नहीं। लेकिन क्या कियाओ कियान को बिस्तर गीला करने की समस्या है? वह 14 साल की है और अभी भी बिस्तर गीला करती है। अगर आप ये दस्तावेज उसके सामने फेंक दें तो वह शर्म से लाल हो जाएगी, है ना? चू सी का चेहरा गुस्से से लाल होते देख लिटिल ऑरेंज ने अनुमान लगाया कि दूसरा पक्ष असंतुष्ट है और तुरंत माफी मांगने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे खेद है छोटे मालिक, लेकिन 6 वर्ष की आयु से पहले छोटी मालकिन द्वारा बार बार बिस्तर गीला करने की समस्या के कारण हम वास्तव में कम समय में उसके बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा सकते। मुझे थोड़ा और समय दीजिए, मैं सच्चाई का पता जरूर लगाऊंगा। लड़की के आत्मनिंदा भरे शब्दों को सुनकर चू सी ने असहाय होकर आह भरी। मैं आपको दोष नहीं देता, आपने अच्छा काम किया। आगे जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ युवा स्वामी। लिटिल ऑरेंज आखिरकार मान गई। फिर उसने विषय बदलते हुए कहा, अगर छोटे मालिक को जरूरत हो तो मैं बिस्तर गीला करना सीखने की पूरी कोशिश करूंगी। चू सी के माथे पर अचानक एक अच्छा चिन्ह दिखाई दिया और उसने सिरदर्द के साथ कहा, दाओ। उद्धरण चिन्ह। क्या अब तुम नन्हे नाशपाती की तरह भटकने लगे हो? फिर कभी ऐसे मजाक मत करना। अगर झूठ बोलते रहे तो मैं तुम्हें मारूंगा। लिटिल ऑरेंज ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ छोटे मालिक, मैं गलत था। चू सी को बस इतना महसूस हुआ कि उसके शब्दों में किसी न किसी तरह प्रत्याशा की भावना झलक रही थी। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। हाँ। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 23 अध्याय 23। क्या ये संभव है कि यह एक पारिवारिक विरासत हो? जोड़। क्या ये संभव है कि अध्याय 23 एक पारिवारिक धरोहर हो? चू सी के कमरे के अंदर दरवाजे की मरम्मत पहले ही हो चुकी थी। उसने पहले अपने हाथ में मौजूद बेकार दस्तावेजों को एक तरफ फेंक दिया और फिर ड्रैगन एबिस तलवार को एक तरफ रख दिया। तभी उन्होंने पिछले सिमुलेशन से प्राप्त विभिन्न विवरणों का विश्लेषण करना शुरू किया। सिस्टम शायद मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। वह चालाक बूढ़ा आदमी शायद वास्तव में कियाओ कियान का जैविक पिता है। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी जबरदस्त ताकत होने के बावजूद दाओ कभी कियाओ कियान से क्यों नहीं मिला। चू सी अपनी ठुड्डी सहलाते हुए सोच में पड़ गया।
मुझे याद है कि सिमुलेशन के 18वें दिन कियाओ कियान एक बार मुझसे मिलने आई थी। सिमुलेशन टेक्स्ट में बताया गया है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाड़ी से दूर ले जा रहा था तो उसने महसूस किया कि कोई उसे छुपकर देख रहा है। दाओ की निगाह संभवतः कियाओ कियान के पिता पर टिकी हुई थी। मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मेरे इस कंजूस ससुर का एक धूर्त और कपटी पक्ष भी है। अपनी असाधारण क्षमताओं के बावजूद वह हमेशा कपटपूर्ण हथकंडों का सहारा लेना पसंद करता है। ये भी संभव है कि उनका यंजिन के वांग परिवार के साथ एक ही दिन प्रकट होना महज एक संयोग न हो। बीजिंग का एक बड़ा परिवार सिर्फ व्यापार पर चर्चा करने के लिए रोम शहर तक इतनी दूर यात्रा क्यों करेगा? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ चल रही है। चू सी ने भौहें चढ़ा ली। उसे एहसास हो गया था कि मामला इतना आसान नहीं है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक गहरे भावर में गिर गया हूं और रहस्य एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि पिछले सिमुलेशन में से किसी एक में ससुर जी ने खुद को नुकसान पहुंचाने का विकल्प क्यों नहीं चुना। क्या ये कठिनाई उस समय कियाओ कियान को अंदर न आने देने के मेरे निर्णय के कारण है? ... जहां एक और चूसी साहसिक अनुमान लगा रहा था और सावधानीपूर्वक उन्हें साबित कर रहा था, वहीं दूसरी ओर चू यांग्याओ पहले ही रोम शहर से सफलतापूर्वक निकलकर दूर भाग चुका था। ... चू सी ने शांत भाव से खिड़की से बाहर देखा। 11 बज चुके हैं और बाहर अभी भी कोई आवाज नहीं है। हमने आज का दिन किसी तरह गुजार लिया है। ऐसा लगता है कि ईंट को डिब्बे में रखना मेरा सही फैसला था। दूसरे पक्ष को कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी। चू सी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मुझे सच में उम्मीद है कि मेरे प्यारे चाचा को मेरा तैयार किया हुआ सरप्राइज पसंद आएगा। सोने से पहले चू सी ने सोने से पहले एक आखिरी सिमुलेशन करने का फैसला किया और यह भी जांचने का कि क्या चू यांग्याओ अचानक हमला करेगी। परिवार की पुश्तैनी वस्तु का मामला अब समाप्त हो गया है, तो अगले लक्ष्य पर काम शुरू करने का समय आ गया है। प्रिय ससुर जी, मैं यहाँ हूँ। हे टिल्ड। चू सी अपने हाथ में कुत्ते के आकार की पत्थर की नक्काशी से खेल रहा था। जैसे ही वह एक नया सिमुलेशन शुरू करने वाला था, तभी अचानक सिस्टम की आवाज सुनाई दी। मेजबान ने अपने साथी खलनायकों को धोखा देने के लिए एक चाल का इस्तेमाल करके खलनायक को डबल क्रॉस किया। ये खलनायक की भरे व्यवहार के अनुरूप है। आपको 50 खलनायक अंक मिलेंगे। चू सी, ये क्या बकवास है? उसने पूरी तरह से अचंभित होकर पूछा। सिस्टम पैनल खोलो। मेजबान, चू सी। शक्ति, मार्शल आर्टिस्ट प्रथम स्वर प्राथमिक अवस्था। मार्शल कौशल, शीत चंद्रमा तलवार तकनीक द्वितीय स्तर। मूल्यांकन, मजबूत आधार, अच्छे स्वास्थ्य और उत्कृष्ट मार्शल कौशल के साथ आप आसानी से किसी अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं। खलनायक अंक 1411। लाइफ सिमुलेटर की कीमत 11। ... अपने सिस्टम पैनल को देखकर चूसी दंग रह गया। उसके खलनायक अंक, जो केवल 1361 होने चाहिए थे, घटने के बजाय बढ़कर 1400 हो गए। प्रत्येक लाइफ सिमुलेशन रन की लागत 10 पॉइंट से बढ़कर 11 पॉइंट हो गई है, संभवतः इसलिए क्योंकि दाव पावर को बढ़ाकर 110 पॉइंट कर दिया गया है। इस पैनल में अब मार्शल स्किल नामक एक नई श्रेणी शामिल की गई है, जिससे अन्यथा सरल दिखने वाला पैनल अधिक व्यापक प्रतीत होता है। हाँ, लगता है मेरे प्यारे चाचा जी को मेरा उपहार मिल चुका है। पैनल के समापन के बाद चू सी बेहद खुश नजर आई और जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। धोखा देना, मुझे इस तरह की चीजें सबसे ज्यादा पसंद हैं। ... 10 मिनट पहले चू यांग्याओ एक ऐसी इमारत में पहुंची जो चच जैसी दिखती थी। मैं कुछ देर तक डरते डरते चलता रहा और एक धुंधले से कमरे में पहुंचा। दीवार के दोनों ओर कई जलती हुई मोमबत्तियां लगी थीं, जिनसे हल्की और रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। काले चोगे और हुड पहने एक लंबा व्यक्ति केंद्र में खड़ा था, जो अपने हाथों में बाइबल के पन्ने पलटते हुए नीचे की ओर देख रहा था। चू यांग्याओ के आगमन को देखते ही काले चोगे वाले व्यक्ति ने धीरे से बाइबल को एक तरफ रख दिया और उसकी ओर देखा। इंजन के नीचे घोर अंधेरा था और किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। क्या आप अपना सामान लाए हैं? चू यांग्याओ ने तुरंत अपने हाथ में मौजूद डिब्बा आदरपूर्वक सौंपते हुए कहा, मैं इसे लाई थी, यही है। वह घबराकर बोला। उसे डर था कि दूसरा व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं करेगा, और फिर उसने जल्दी से सब कुछ समझाया। ये डिब्बा देखने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसमें खजाने की तिजोरी की सामग्री है। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। मैं दाव को जानता हूँ। काले चोगे वाले व्यक्ति को कोई संदेह नहीं था और उसके शब्दों में उत्साह की झलक दिखाई दी। यह इसी तरह होना चाहिए। चू यांग्याओ कुछ हैरान थी। आखिर इस व्यक्ति को उसके परिवार के रहस्यों के बारे में इतनी जानकारी कैसे हो गई? इतने समय के बाद आखिरकार मुझे समझ आ ही गया।
ही टिल्ड। उसने उत्साह से उस साधारण लकड़ी के बक्से को छुआ। इस बार आपने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे खुशी है कि आपने समझदारी भरा फैसला लिया। अब जब आप हमारे पाताल लोक के हॉल में शामिल हो गए हैं तो आपका भविष्य उज्जवल है। पाताल लोक का स्वामी तुम्हारी रक्षा करेगा टिल्ड। जब वह बोल रहा था तभी काले चोगे वाले व्यक्ति ने अपने कपड़ों से काले तरल पदार्थ से भरा एक डिब्बा निकाला। ध्यान से देखने पर पता चला कि जार में तरल पदार्थ बिल्कुल नहीं था, बल्कि छोटे छोटे कीड़ों का एक घना समूह था जो आपस में रेंग रहे थे। ट्राइपोफोबिया से पीड़ित लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। धन्यवाद एल्डर, मैं भविष्य में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का पूरा प्रयास करूंगा। दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा सुनकर चू यांग्याओ उत्साह से भर उठी। वह पहले से ही खुद को होली लाइट पर सवार होकर चू परिवार पर राज करते हुए कल्पना करने लगा था। काले चोगे वाले व्यक्ति ने जार खोला और छोटे छोटे कीड़े जार से बाहर निकलकर धीरे धीरे उसके हाथ पर जमा हो गए, जब तक कि सभी करीने से व्यवस्थित काले कीड़े एक साथ एकत्रित नहीं हो गए। उसकी फुफकार, अगले ही पल वे धीरे धीरे एक चाबी के आकार में परिवर्तित हो गए, जिसका आकार और आकृति लकड़ी के बक्से के ताले के छेद से पूरी तरह मेल खाती थी। काले चोगे में लिपटे व्यक्ति ने चाबी उठाए और उसे ताले में डाल दिया। क्लिक, ताला खुल गया। काले वस्त्र पहने वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने दोनों व्यक्तियों की उत्सुक निगाहों के बीच जल्दी से डिब्बा खोल दिया। मैंने बस यही देखा। एक ईंट चुपचाप डिब्बे के अंदर पड़ी थी। काले वस्त्रधारी व्यक्ति, चू यांग्याओ। आकाश में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। ची में वातावरण कुछ हद तक सूक्ष्म हो गया। काले चोगे में लिपटे उस व्यक्ति ने चुपचाप ईंट उठाए और सावधानी पूर्वक तलाशी शुरू कर दी। वह हार मानने को तैयार नहीं था। चाहे वह इतनी जोर से घूरे कि उसकी आंखें बाहर निकल आए, फिर भी वह सिर्फ एक ईंट ही रहेगी। जी हाँ, ये उसी तरह की बड़ी बड़ी लाल ईंटें हैं जो आपको सड़क किनारे निर्माण स्थलों पर हर जगह दिखाई देती हैं। इस समय चू यांग्याओ ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या ये संभव है कि हमारे चू परिवार की पुश्तैनी धरोहर सिर्फ एक ईंट हो? स्मैक। इसके जवाब में काले चोगे वाले व्यक्ति ने गुस्से में आकर उस पर ईंट फेंक दी। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मजाकिया हो? मैंने बहुत ज्यादा बल लगाया और मेरे हाथ में रखी ईंट टूट गई। आह! चू यांग्याओ दर्द से चीख उठा और पीछे की ओर लुढ़क गया। उसके माथे पर एक सींग स्पष्ट रूप से सूज गया। जल्दबाजी में काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने फेंकी गई ईंट पर दाव पावर भी लिख दिया। चोट लगने के बावजूद चू यांग्याओ ने अपनी चोटों की जांच नहीं की। इसके बजाय वो तुरंत डर के मारे दूसरे व्यक्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गई। माफ कीजिए एल्डर, मुझे सच में नहीं पता कि दाव के साथ क्या हो रहा है। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि अंदर जाते ही मैं वापस आ गया और सफल हो गया, और इस दौरान मैंने बॉक्स को बिल्कुल भी नहीं छुआ। चू यांग्याओ पूरी तरह से हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हुई है। पारिवारिक धरोहरों को रखने के लिए बने एक बक्से के अंदर एक बड़ी लाल ईंट मिली, जिससे काफी हलचल मच गई। ये पीले रंग की सड़ी हुई मिट्टी के एक टुकड़े की तरह है। भले ही यह मल न हो, फिर भी यह मल ही है। काले वस्त्रधारी व्यक्ति को पता था कि दाव झूठ नहीं बोल रहा है, इसलिए उसने उससे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। अगर वह झूठ भी बोलता तो भी वह खुद को धोखा नहीं दे सकता था। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने शांत होने के बाद महसूस किया कि कहानी में शायद और भी कुछ छिपा हुआ है। इस बार आपने इतनी सारी औषधि बनाने की विधि के खाके दिए हैं, इसलिए मैं आपको सुधार करने का एक और मौका दूंगा। याद रखना, अगर तुम इस बार इसे वापस नहीं ला सकते तो तुम्हें दोबारा आने की जरूरत नहीं है। चू यांग्याओ दूसरे व्यक्ति के शब्दों में निहित अर्थ को समझ गई। यदि वे पारिवारिक धरोहर को नहीं ढूंढ पाए तो शायद वे अपनी जान भी नहीं बचा पाएंगे। हालांकि उसने डर के मारे जल्दी से सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद। मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़े जी। मैं ये चीजें जरूर वापस लाऊंगा। ######24 अध्याय 24 9 यांग शुद्ध स्वर्ण शरीर, ये चेन के साथ पुनर्मिलन। जोड़। अध्याय 24 9 यांग शुद्ध स्वर्ण शरीर, अलविदा ये चेन। कुछ खुश हैं, कुछ दुखी हैं। जहां एक ओर चू यांग्याओ पूरी तरह से परेशान थी, वहीं दूसरी ओर चूसी इतनी उत्साहित थी कि उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर पर लेटे लेटे अधिक आरामदायक स्थिति में आ गया। सिस्टम सिमुलेशन शुरू करो। इस बार उसका नकली लक्ष्य कियान है। इस घटिया ससुर ने मुझे 2 बार चाकू मारा है। अगर मैं उसकी बेटी को थोड़ा परेशान न करूं तो यह मेरा ही नुकसान होगा। सिमुलेशन करने के लिए 11 विलेन पॉइंट्स का उपभोग करें। डिंग। सिमुलेशन शुरू। पहले दिन सब कुछ ठीक होने की पुष्टि करने के बाद आप गहरी नींद में सो गए। अगले दिन आप उठे और पूरी ऊर्जा के साथ बाहर चले गए।
रास्ते में आप कई युवकों को सड़क विक्रेताओं से जबरन वसूली करते हुए देखते हैं। भीड़ में आपको एक परिचित चेहरा दिखाई देता है, लेकिन आप उदासीन और बेपरवाह बने रहते हैं। आपको पता चला है कि ये चेन ने लंबी छुट्टी ली है। आपने जबरदस्ती कियाओ कियान के बगल में बैठ गए, जिसने आप पर बेईमानी और वादा तोड़ने का आरोप लगाया। आपने बेशर्मी से उसकी बात अनसुनी कर दी। तीसरे दिन आपके माता पिता और बड़े बुजुर्ग अपनी यात्रा से थके हारे लौटे। आपने परिवार की बैठक बुलाए और चुपके से अपने दादाजी से मिले खजाने के बदले पत्थर की नक्काशी का सौदा कर लिया। आपने फिर से चर्मपत्र की सावधानीपूर्वक जांच की, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। तुम कियाओ कियान से चिपके रहते हो। चौथे दिन तुम बेशर्मी से कियाओ कियान से लिपट गए। पांचवें दिन आप पूरे दिन कियाओ कियान से चिपके रहे और उसके मन में आपके प्रति काफी बदलाव आया। उसने अब आपके करीब आने का विरोध नहीं किया। छठे दिन भी आप कियाओ कियान से चिपके रहे और ऐसा लग रहा था कि लड़की को आपकी उपस्थिति की आदत हो गई है। नौवें दिन आपका रिश्ता तेजी से गहरा गया। आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे थे और आपने अपने रिश्ते को पुख्ता कर लिया था। तुम हर लड़के के लिए कांटा हो। 12वें दिन तुमने कियाओ कियान को गाड़ी में घूमने के बहाने पहाड़ी रास्ते पर ले गए। अपने धोखे का इस्तेमाल करते हुए तुमने पहाड़ की चोटी पर स्पोर्ट्स कार में उसके साथ यौन संबंध बनाए। 13वें दिन पहली बार वर्जित फल का स्वाद चखने के बाद आप उसके स्वाद के आदी हो गए और आपने संतानोत्पत्ति के अपने आनंदमय प्रयास को जारी रखा। 14वें दिन भी आप खूब मजे कर रहे थे। 17वें दिन आपके आनंद के बाद आप ससुर जी के हाथों पकड़े गए, जो संयोगवश वहीं मौजूद थे। आपके रिश्ते का पता चलने पर वे क्रोधित हो गए और आपको जान से मारना चाहते थे। उसी क्षण कियाओ कियान आपके सामने खड़ी हो गई और उन्होंने आपको जान से मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपको रोक लिया। पिता और बेटी के पुनर्मिलन के बाद कियाओ कियान ने आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आत्महत्या की धमकी दी। कियाओ कियान से एक और बातचीत के बाद क्रोधित ससुर ने आखिरकार तुम दोनों के साथ होने पर आपत्ति करना बंद कर दिया। हालांकि उन्होंने शिकायत की कि तुम्हारी प्रतिभा बहुत कम है और तुम्हारी ताकत बहुत कम है, इसलिए तुम उनकी बेटी के लायक नहीं हो। आप मान्यता प्राप्त करने की आशा में तुरंत चू परिवार के सबसे बड़े बेटे के रूप में अपनी पहचान प्रकट करते हैं, लेकिन वह आपको बताता है कि चू परिवार को भविष्य में एक बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा और उनका मानना है कि आप कियाओ कियान की रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं। उसने तुम्हें स्वर्ग स्तर की निम्न स्तरीय साधना तकनीक की एक फटी पुरानी प्रति दी। 9 यांग प्यो गोल्ड बॉडी ने आपको साधना तकनीक देने के बाद कियाओ कियान के साथ प्रस्थान किया। जाने से पहले उन्होंने तुमसे कहा कि पहले पारिवारिक संकट से निपट लो। अगर हो सके तो यानजिंग में वांग परिवार से मिलने आना। वे कल यानजिंग के लिए रवाना हो रहे हैं। 18वें दिन कियाओ कियान चली गई। आपको पता था कि वह यानजिंग गई है। आपका दिल टूट गया और आपने लंबी छुट्टी ली और घर लौट गए। आपको पता चलता है कि यह 9 यांग प्यो गोल्ड बॉडी अविश्वसनीय रूप से गहन है। यद्यपि यह पहले 3 स्तरों का केवल एक अंश है, फिर भी इसके प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली हैं, जो आपको आश्चर्यचकित कर देते हैं। खेती करने के आपके प्रयास 9 यांग शुद्ध सोने का शरीर। 19वें दिन कुछ नहीं हुआ। यानजिंग के वांग परिवार का वह आगमन जिसकी आपको याद थी, नहीं हुआ। कुछ समझकर आपने साधना जारी रखने का निर्णय लिया। 28वें दिन आपके अथक प्रयासों के फलस्वरूप आप अंततः 9 यांग शुद्ध स्वर्ण शरीर के प्रथम स्तर पर पहुंच गए। आपने अपने शरीर के भीतर यांग ऊर्जा का तीव्र विस्तार महसूस किया और शरीर की सतह पर बहुत सारी काली मिट्टी दिखाई दी। आप जान गए कि आपका सार और अस्थि मज्जा शुद्ध हो चुके हैं। आपकी प्रतिभा में सुधार हुआ है और संयोगवश आपकी साधना का स्तर भी बढ़कर मार्शल आर्टिस्ट प्रथम स्वर्ग तक पहुंच गया है। मध्य चरण में आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि आप पारिवारिक पृथ्वी रैंक सीख सकते हैं। साधना तकनीक जुबान तियानगोन। आप कल्टीवेट के साथ जारी रखें 9 यांग शुद्ध सोने का शरीर। 32वें दिन आपके माता पिता ने आपको बताया कि 2 दिन पहले जे ड्रैगन स्नो माउंटेन पर एक बिल्कुल नया गुप्त लोक प्रकट हुआ है और वे चाहते थे कि आप वहां जाकर विश्राम करें। कुछ सोचने के बाद आप सहमत हो गए। आपने मार्शल मास्टर 9th हेवन के कबीले के 50 से अधिक सदस्यों का नेतृत्व करते हुए गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। आपने स्वर्ग और पृथ्वी के अनेक खजाने खोज निकाले हैं। 33वें दिन आपके कबीले के एक सदस्य फैंग शिंगहाओ ने आपको बताया कि कब्रिस्तान में शौच करते समय उसे गलती से एक स्थल मिल गया।
ऐसा लगता है कि यह कोई पैतृक स्थल है और आप उत्साह से अपने सभी अनुयायियों को वहां ले जाते हैं। खंडहरों पर पहुंचने पर आपका सामना ये चेन से होता है जिसने अभी अभी लेगेसी को समाप्त किया है। दुश्मनों के दोबारा मिलने पर ये चेन आप पर हमला करता है और आप मारे जाते हैं। जीवन अनुकरण समाप्त हो गया है। टिप्पणी: अपने बेहद छोटे जीवन में आपने आशा को थामे रखकर अपनी नियति को फिर से लिखने का सोचा, लेकिन आपने सावधानी नहीं बरती। आप लापरवाह थे और बच निकलने में असफल रहे। इन 3 पुरस्कारों में से एक चुने। अनुभव: एक अल्प जीवन के अनुभव। शक्ति: मार्शल आर्टिस्ट प्रथम स्वर्ग मध्य चरण 9 यांग शुद्ध स्वर्ण शरीर का प्रथम स्तर। वस्तु: जनजाति के सदस्य फैंग शिंगहाओ द्वारा बनाया गया एक विशाल ओली। सिमुलेशन के बाद चूसी काफी उत्साहित थी। मैंने मार्शल आर्टिस्ट फर्स्ट हेवन को चुना है। मध्यम स्तर की क्षमता: हालांकि मैं तथाकथित जायंट ओली के बारे में उत्सुक हूं, लेकिन इस खतरनाक शुवानहुआ की दुनिया में किसी की अपनी ताकत ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जैसे ही चूसी ने बोलना समाप्त किया, वो रहस्यमय शक्ति एक बार फिर उसके शरीर में समा गई, इस बार और भी अधिक समय तक टिकी रही। वह अपने शरीर के भीतर की शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, जो कभी भी फूट सकती थी। कुछ समय बाद वह रहस्यमय शक्ति समाप्त हो गई। चूसी की त्वचा काली मिट्टी की परतों से ढकी हुई थी। क्या ये वही पौराणिक ईजिन शीसुई है? ये किसी भी औषधीय स्नान से कहीं अधिक प्रभावी है। मेरे माता पिता मुझे औषधीय स्नान करने के लिए मजबूर करते थे, ये कहते हुए कि इससे मेरा शरीर क्रियाशील तंत्र मजबूत होगा और मेरी प्रतिभा में सुधार होगा। लेकिन कई बार भिगोने के बाद भी इसमें कोई खास सुधार नहीं हुआ। इसका असर तुरंत होता है। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए और अपने शरीर में लगभग दोगुनी शक्ति महसूस करते हुए चूसी ने खुद को पहले से कहीं अधिक मजबूत महसूस किया। यहाँ तक कि कल्टीवेशन टेक्निक, जो पहले कुछ हद तक धीमी थी, अब काफी तेजी से काम करती है। शायद शक्ति के अचानक प्रवाह के कारण चूसी को कुछ सुस्ती महसूस हुई और नींद की एक लहर उस पर छा गई। हालांकि इस सिमुलेशन से मिली बहुत सी जानकारी ऐसी थी जिसे उसने अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं था, लेकिन इस समय वह सिर्फ सोना चाहता था। लेकिन अपने शरीर पर जमी काली गंदगी की परत को देखकर जुनूनी स्वभाव वाली चूसी ने पहले नहाने का फैसला किया, अन्यथा ये बहुत ही घिनौना होगा। मैंने समय पर नजर डाली, लगभग आधी रात हो चुकी थी। अप्रत्याशित रूप से इस सिमुलेशन में लगभग आधा घंटा लग गया। बाथरूम में चूसी आराम से बाथटब में लेटी हुई थी। अपने शरीर से सारी काली मिट्टी रगड़कर साफ करने के बाद आखिरकार वह और अधिक देर तक खुद को रोक नहीं सका और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। अपनी आंखें आखिरी बार बंद करने से पहले मुझे दरवाजे के बाहर कदमों की हल्की हल्की आहट सुनाई दी। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो बाहर भोर हो चुकी थी। वाह, आज रात बहुत अच्छी नींद आई। चूसी को असाधारण रूप से आराम महसूस हो रहा था। उसकी शारीरिक स्थिति में सुधार हुआ था और कुछ ही घंटों की नींद के बाद भी वह ऊर्जा से भरपूर था। जब उसे होश आया तो उसने महसूस किया कि उसका कमरा बदल गया था। उसे बस इतना याद था कि वह बेहोशी की हालत में बाथरूम में सो गया था और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि झपकी लेने के बाद मैं गलती से दोबारा पुनर्जन्म ले लूं? रुको, लगता है ये लिटिल पियर का कमरा है, चूसी ने मन ही मन सोचा। जैसे ही मैं उठने वाला था, मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना हाथ हिला नहीं पा रहा हूं। जैसे ही वह हिला, उसके बगल से हल्की कराहें सुनाई देने लगी। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 25 अध्याय 25 दाव शक्ति में सफलता प्रथम स्वर्ग का युग। जोड़ अध्याय 25 दाव शक्ति ब्रेकथ्रू 160 प्रथम स्वर्ग का मध्य चरण। चूसी ने नीचे देखा और तुरंत ही उसे अपने रक्त में एक तीव्र ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। इसका प्रभाव अस्थि मज्जा शुद्धिकरण उपचार से भी कहीं अधिक होता है। बिस्तर 2 मीटर चौड़ा था, लेकिन मुझे इतनी घुटन महसूस हो रही थी कि मेरे लिए उसमें कोई जगह ही नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह लड़की पूरी तरह से पवित्र प्रकाश से घिरी हुई थी। बकवास, क्या कल रात मेरी ऊंची स्थिति किसी और ने छीन ली थी? चूसी को निराशा का एक झटका लगा। उसने अपने 2 जन्मों में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था और वह पहली बार में ही इसे यूं ही हाथ से फिसलने नहीं दे सकती थी। वह खुद से कुछ बुदबुदाया, फिर कंबल उठाकर नीचे देखने लगा, कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला।
कोई और विकल्प न होने के कारण उसने दोनों की एक एक करके सावधानीपूर्वक जांच की और अंततः एक निष्कर्ष पर पहुंचा। कल रात कुछ नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चूसी को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, इसलिए वह चुपचाप सो रही लड़की के ऊपर से गुजरा और बिस्तर से उठ गया। उसने लापरवाही से वे कपड़े पहन लिए जो सोफे पर बैठे दोनों लोगों ने पहले से तैयार कर रखे थे। उस लड़की के शरीर की हल्की सी खुशबू महसूस की जा सकती है। डॉट 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 डॉट। उन दोनों को जगाए बिना चूसी ने सबसे पहले समय देखा। अभी सुबह के सिर्फ 5 बजे हैं। चूंकि अभी सुबह का समय था, इसलिए उन्होंने कुछ देर ट्रेनिंग रूम में अभ्यास किया। वार्म अप करने के बाद उसने उत्साहपूर्वक दाव पावर टेस्टर को चालू किया। बूम 160। फिर उन्होंने युद्ध क्षमता का परीक्षण किया। 178। अच्छा, चूसी अब पूरी तरह संतुष्ट थी। अप्रत्याशित रूप से महज एक रात में दाव पावर का मूल्य 110 से बढ़कर 160 हो गया, जिससे वह मार्शल आर्टिस्ट फर्स्ट हेवन के स्तर तक पहुंच गया। मध्य स्तर की ताकत। उन्हें इससे भी अधिक आश्चर्य हुआ जब उनकी युद्ध क्षमता भी बढ़कर 178 हो गई। अगली बार जब हम सिमुलेशन करेंगे तो मैं एक चिरस्थायी काय की भूमिका निभाऊंगा। सफलता का स्वाद चखने के बाद उसने अपनी वर्तमान प्रतिभा में सुधार का लाभ उठाने और अगले सिमुलेशन में दशकों तक लगन से अभ्यास करने का संकल्प लिया ताकि वह उच्चतर क्षेत्र स्तर तक पहुंच सके। हेवन रैंक तुम्हारे लिए ससुर ही सबसे अच्छे हैं। खेती की तकनीक आसानी से उपलब्ध कराई जाती है। ये तो केवल अपूर्ण है, यदि यह पूर्ण होता तो क्या ये स्वर्ग स्तर से भी ऊपर नहीं होता। तस्क तस्क टिल्ड। उन्हें यह नहीं पता था कि स्वर्ग पद से ऊपर कौन सा पद होता है, लेकिन उनके मन में ससुर की छवि बहुत ऊंची हो गई थी। यानजिन के वांग परिवार से उसका क्या रिश्ता है, इससे किसे फर्क पड़ता है। जब तक वह हम में से एक है, बस यही मायने रखता है। इस समय चूसी पूरी तरह से भूल चुकी थी कि उसने दूसरे व्यक्ति के पीठ पीछे उसे कैसे कोसा था। युवा मास्टर। दरवाजे के बाहर से चू फू की आवाज ने उसकी उत्तेजित भावनाओं को बाधित कर दिया। अरे अंकल फू, आप इतनी जल्दी उठ गए। युवा स्वामी, क्या आपको कल रात अच्छी नींद नहीं आई? क्या आपको आराम करने के लिए मुझे एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी? कोई बात नहीं अंकल फू, मुझे कल रात बहुत अच्छी नींद आई। जी हाँ युवा स्वामी। इसी क्षण फूबो ने चूसी के पीछे परीक्षण उपकरण को देखा। 2 चमकीले लाल नंबरों ने उसे चौंका दिया। क्या यह आपकी दाव शक्ति है युवा स्वामी? चूसी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, अंगड़ाई ली और लापरवाही से कहा, हाँ मुझे हाल ही में थोड़ी सफलता मिली है, इसकी चिंता मत करो। अंकल फू, क्या आप इसे एक छोटी सी सफलता कहेंगे? दाव शक्ति न केवल उनका ब्रेकथ्रू 160 तक पहुंच गया है, बल्कि उनकी युद्ध शक्ति भी 178 तक पहुंच गई है। उन्हें अच्छी तरह याद था कि कुछ समय पहले तक चूसी की दाव शक्ति केवल लगभग 60 अंक थी। जैसा कि उम्मीद थी, छोटा मालिक वाकई बड़ा हो गया है। पहले वह बहुत ज्यादा चंचल था। उस भयानक साधना गति के साथ युवा स्वामी अवश्य ही मार्शल आर्ट के उस्ताद होंगे। तेज दिमाग वाला। हमारे ओल्चू परिवार को एक योग्य उत्तराधिकारी मिल गया है। शायद परिवार और भी ऊंचाइयों को छू सकता है। ये सोचकर अंकल फू ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा, मास्टर और मैडम को ये जानकर बहुत खुशी होगी। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं उन्हें उनके लौटने पर बता दूंगा। चूसी ने न तो इसकी पुष्टि की और न ही इससे इनकार किया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वह अपनी प्रतिभा को छिपाने का इरादा नहीं रखता था। उन्हें दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए कमजोर होने का नाटक करने जैसी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये तो नायकों द्वारा दिखावा करने और थप्पड़ खाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आम चालें थीं। दूसरी पीढ़ी के एक असाधारण पूर्वज के रूप में मेरे गलत साबित होने की कितनी संभावना है। इसके अलावा गोल्डन फिंगर के साथ वह और भी मजबूत होता जाएगा और वह इसे किसी भी कीमत पर छिपा नहीं पाएगा। डॉट डॉट डॉट। चूसी ने अपने माथे से पसीना पोंछा और अंकल फू से उसके लिए ड्राइवर बुलाने को कहा। कल ही एक सुपरकार का अनुभव कर चुके चूसी को खुद गाड़ी चलाने की बजाय ड्राइवर किराए पर लेना ज्यादा सुविधाजनक लगा। अब लगभग 7 बज चुके हैं। रोनचेंग नंबर 1 हाई स्कूल जाने का समय हो गया है। क्या आप कह रहे हैं कि वह कल्टीवेट के साथ आगे नहीं बढ़ेगा? यदि कोई प्रणाली पहले से ही मौजूद है तो क्या उसे विकसित करना आवश्यक है? क्यों न जीवन का भरपूर आनंद लिया जाए? इसके अलावा उसकी मंगेतर अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। हम अपने ससुर जी की दयालुता को कभी नहीं भूल सकते। ये सोचकर कि कियाओ कियान ने सिमुलेशन में उसकी कितनी मदद की थी और उसकी वजह से उसे स्वर्ग स्तर की शरीर को मजबूत करने की विधि भी प्राप्त हुई थी, चूसी कृतज्ञता महसूस किए बिना नहीं रह सका।
हम कियान कियान, ये वाकई उपयोगी है। एक सर्वोत्कृष्ट उपयोगी चरित्र से यही उम्मीद थी। कुछ मिनट बाद चूसी के यार्ड के सामने एक एस क्लास लिमोजीन आकर रुकी और काले सूट और सफेद दस्ताने पहने एक ड्राइवर की सीट से बाहर निकला। उन्होंने पहले आदरपूर्वक सिर झुकाया, फिर धीरे से चूसी के लिए पीछे का दरवाजा खोला और कहा, युवा स्वामी कृपया गाड़ी में बैठ जाए। गाड़ी धीरे धीरे स्टार्ट हुई और सड़क पर सुचारू रूप से चलने लगी। खिड़की के बाहर का नजारा धीरे धीरे धुंधला होता गया और चूसी ऊब महसूस करते हुए अपना ध्यान वापस कार के अंदरूनी हिस्से पर केंद्रित कर लिया। ड्राइवर पर एक नजर डालने के बाद चूसी ने अचानक किसी कारणवश दाव से पूछा, गुरुजी, आप जीविका के लिए क्या करते हैं? चालक अहम। चूसी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसकी उंगलियां अजीब तरह से सिकुड़ गईं और उसने तुरंत विषय बदल दिया। हे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आपका नाम क्या है? आप चू परिवार के साथ कितने समय से हैं? युवा मालिक को रिपोर्ट करते हुए, मेरा नाम फैंग शिंगहाओ है और मैं 15 वर्षों से चू परिवार के साथ हूँ, ड्राइवर ने सरल और ईमानदार तरीके से जवाब दिया। चूसी, वाह, तो तुम ही हो वो सीक्रेट रियल्म वाले आदमी जिसने किसी की कब्र पर शौच किया और फिर उसके खंडहरों को खोजा। ये सोचकर चूसी को बहुत बुरा लगा कि सिमुलेशन रिवॉर्ड में दिखाया गया विशाल ओली उसके आगे चल रहे ड्राइवर द्वारा किया गया था। ड्राइवर को और गौर से देखने पर वह ज्यादा बुरा नहीं लग रहा था। उसे अचानक कब्ज कैसे हो सकती है? माथा। चूसी को उस अजीब नजर से घूरते हुए देखकर फैंग शिंगहाओ की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उसका चेहरा तनावग्रस्त हो गया। क्या हुआ छोटे मालिक? क्या कोई समस्या है? वह सोच रही थी कि क्या उसने कहीं युवा मालिक को नाराज कर दिया है और क्या वह बाद में उसे नौकरी से निकाल देगा। कुछ नहीं, मैं बस उत्सुकतावश पूछ रहा था, आजकल आपके पेट की स्थिति कैसी है? चूसी ने अवचेतन रूप से अपनी शंकाओं को व्यक्त किया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चूसी की बातें सुनकर ड्राइवर का स्टीयरिंग व्हील पर से लगभग हाथ छूट गया। युवा स्वामी मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों पूछेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि युवा स्वामी ही वह महान हस्ती हो? ड्रैगन यांग का पक्ष। अपनी गलती का एहसास होने पर चूसी ने तुरंत दाव से कहा, गलत मत समझो, मैं तो बस अपने छोटे भाई के लिए चिंता जता रहा था। फिर उन्होंने आगे कहा, अगर आपको कब्ज है तो अस्पताल जाकर इसकी जांच करवाना न भूलें। फैंग शिंगहाओ को अपने गुदा में जकड़न महसूस हुई और उसका दिल डर से कांप उठा। जी हाँ युवा स्वामी, अपने मालिक की कब्ज जैसी निजी बात के बारे में भी जानना, ऐसा लगता है कि उस युवा मालिक में वाकई समलैंगिक प्रवृत्ति है। यदि युवा स्वामी उस पर जबरदस्ती करे तो क्या उसे इसे स्वीकार करना चाहिए या अनिच्छा का दिखावा करके इसका स्वागत करना चाहिए? बाकी की यात्रा के दौरान दोनों चुप रहे, केवल ड्राइवर ही अपने ही विचारों में खोया हुआ था। 10 मिनट बाद कार हलचल भरे शहर के केंद्र में प्रवेश कर गई, जहां हर जगह ऊंची ऊंची इमारतें थीं, जिससे चूसी एक बार फिर इस दुनिया के आश्चर्य पर मुग्ध हो उठी। जुआनहुआन ने प्रौद्योगिकी के उत्तम संयोजन के माध्यम से इस दुनिया की शक्ति पर शोध किया। जब चूसी खिड़की से बाहर देख रहा था और स्थिति पर विचार कर रहा था, तभी उसने अचानक देखा कि सड़क के किनारे एक नाश्ते के स्टॉल पर एक दर्जन गिरोह के सदस्य हंगामा कर रहे हैं। दुकान की मालकिन, एक अधेड़ उम्र की महिला, गुंडों के समूह से सावधानीपूर्वक बातचीत कर रही थी। उसका डर साफ झलक रहा था। उसी क्षण चूसी ने भीड़ में अचानक एक दुबली पतली और आकर्षक आकृति को देखा, जिसने रोनचेंग नंबर 1 हाई स्कूल की वर्दी पहनी हुई थी। पार्किंग। ड्राइवर ने बड़ी आसानी से कार को सड़क के किनारे पार्क कर दिया। मैंने आज सुबह कुछ नहीं खाया है, चलो नीचे चलते हैं और नाश्ता कर लेते हैं। चूसी ने खिड़की से बाहर देखा और बिना किसी झिझक के दाव कहा। 26 अध्याय 2, क्या यह अपनी काबिलियत दिखाने और मुंह पर थप्पड़ खाने का मौका है? जोड़। अध्याय 26, क्या यह अपनी शान दिखाने और किसी के चेहरे पर थप्पड़ मारने का मौका नहीं है? अरे बुढ़िया, क्या तुम बहरी हो? क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? जल्दी करो और इस महीने का सुरक्षा शुल्क चुका दो। वक्ता एक हट्टा कट्टा सांवली त्वचा वाला व्यक्ति था, जिसमें चौथे स्तर के मार्शल आर्टिस्ट जितनी ताकत थी। वह संभवतः इस समूह का नेता था। उसके चेहरे पर एक लंबा निशान है जो उसकी आंख से लेकर उसकी थोड़ी तक जाता है। जैसे ही चूसी कुछ कदम आगे बढ़ा, उसने दूसरे पक्ष की तेज और धमकी भरी आवाज सुनी। इसी क्षण रोनचेंग नंबर 1 हाई स्कूल लिखे हुए शर्ट पहने हुए लड़की आगे बढ़ी और उनसे तर्क करने की कोशिश की। स्कारफेस, हमने इस महीने के खर्चों का भुगतान पहले ही कर दिया है। 1 हफ्ते बाद ही तुम और पैसे क्यों मांग रहे हो?
चू सी ने पास ही खड़ी उस लड़की को देखा जो स्पष्ट रूप से डरी हुई थी लेकिन साहसपूर्वक खड़ी हो गई थी और वह उसके प्रति और अधिक सम्मान की भावना रखने से खुद को रोक नहीं पाए। लड़की की लंबाई लगभग 1.65 मीटर थी और उसने बड़े फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था जो उसके छोटे अंडाकार चेहरे पर बिल्कुल भी जंच नहीं रहा था। उसकी एक साधारण पोनीटेल थी लेकिन फिर भी वह उसकी गोरी त्वचा को छिपा नहीं पा रही थी। चू सी इस लड़की दाओ को जानता था। हालांकि उसे उसका नाम याद नहीं था लेकिन उसे याद था कि वह उसकी कक्षा में थी। वह आमतौर पर शांत और सौम्य स्वभाव की थी, इसलिए वह कभी भी अलग नहीं दिखी थी। स्कारफेस ने उपहास उड़ाते हुए कहा, मुझे ये सब बकवास मत सुनाओ। मैंने कहा था कि मैं आज भुगतान कर दूंगा, बस बात खत्म। इस मैदान पर मेरे नियम ही मान्य हैं। स्कारफेस के भयंकर और डरावने रूप को देखकर लड़की भयभीत हो गई। अपने डर के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और ऊपर देखा। अब चूंकि मैं मार्शल आर्टिस्ट बन गया हूं, तो मैं मार्शल आर्ट्स एलायंस में जाकर अपना वजीफा ले सकता हूं। मेरा आवेदन स्वीकृत हो जाने पर मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है स्कारफेस? स्कारफेस थोड़ा हैरान था। ये लड़की, जो अभी हाई स्कूल में पढ़ रही थी, पहले से ही मार्शल आर्टिस्ट थी। वह उसे ऊपर से नीचे तक देखे बिना नहीं रह सका। जब तक आप इसे देखेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि यह कैसा है। एक बार देख लेने के बाद आप इससे नजरें नहीं हटा पाएंगे। मुझे पहले कभी इस बात का पता क्यों नहीं चला? ये लड़की जो दिखने में इतनी साधारण लगती है, असल में इतनी खूबसूरत है। ये सोचकर स्कारफेस ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मार्शल आर्टिस्ट का वजीफा इतनी कम रकम कौन वहन कर सकता है? और मैं बाद तक इंतजार नहीं कर सकता, मुझे यह आज ही चाहिए। अंततः लड़की इसे और सहन नहीं कर सकी और धीरे धीरे रोने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? रोती हुई लड़की को देखकर स्कारफेस और भी उत्साहित हो गया। कैसा रहेगा अगर तुम एक रात मेरे साथ रुक जाओ और मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा? वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचते हुए शरारती मुस्कान के साथ बोला, जिससे उसके बड़े बड़े पीले दांतों की 2 पंक्तियां दिखाई दीं। चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा टिल। लड़की चौंक गई और अचानक 2-3 कदम पीछे हट गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम और करीब आए तो मैं तुम्हारी शिकायत तियानवु डिवीजन से कर दूंगा। बेबस होकर वह केवल तियानवु डिवीजन का जिक्र कर सकती थी, इस उम्मीद में कि इससे दूसरे पक्ष को डराया जा सकेगा। आखिरकार तियानवु डिवीजन का मानव समाज में काफी अधिकार है, अन्यथा मार्शल आर्ट की दुनिया लंबे समय से हिंसा और गैरकानूनी गतिविधियों से भरी होती। लेकिन स्कारफेस को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी, बल्कि वह और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। तो क्या हुआ अगर तुम तियानवु डिवीजन चले जाओ? वहां बहुत से लोग हैं जो मेरे लिए इल्जाम अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। देखते हैं कि क्या मैं अपना एक टुकड़ा खो सकता हूं। बोलते बोलते वह और भी जोर से हंसने लगा, मानो कह रहा हो, जितना तुम विरोध करोगे उतना ही मैं उत्साहित हो जाऊंगा। अधेड़ उम्र की महिला तुरंत आगे बढ़ी और बोली, भाई स्कारफेस, कृपया शियान के लिए मुश्किलें पैदा न करें। वह तो बस एक। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, स्कारफेस ने अधीरता से दाव को बीच में ही रोक दिया। दफा हो जाओ, अभी मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। मैंने अपना मन बदल लिया है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस वो इंसान चाहिए। पास ही खड़ी चूसी ने चुपचाप उसे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। यह आदमी मुझसे कहीं ज्यादा खलनायक जैसा दिखता है, पेशेवर लोग वाकई फर्क लाते हैं। लड़की हताश थी और बेबस होकर रो रही थी। उसकी छोटी गुलाबी मुठियां कसकर भींच गईं। अगर दूसरे पक्ष ने कोई भी लापरवाही भरा काम करने की हिम्मत की तो वह उसे जाने देने के बजाय मरना पसंद करेगी। बॉस, एक कटोरी टोफू पुडिंग कृपया। और हाँ, इसमें नमक होना जरूरी है। यह इतना मीठा है कि मुझे खांसी आने लगती है। तभी छतों से एक धीमी सी आवाज आई, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। एक सुंदर, सभ्य दिखने वाला युवक एकमात्र सही सलामत मेज पर पैर मोड़कर बैठा था और इत्मीनान से दाव कह रहा था। वह अपने सामने के दृश्य से पूरी तरह बेपरवाह प्रतीत हो रहा था। क्या ये वही है? लड़की ने चूसी को देखते ही पहचान लिया। आखिरकार वह कक्षा में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला व्यक्ति था। स्कारफेस गुस्से से आग बबूला हो गया। किसी की हिम्मत कैसे हुई उसे परेशान करने की? क्या उन्हें नहीं दिख रहा था कि वह यहाँ व्यस्त है? बच्चे, आज हमारी दुकान बंद है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर जाने के बजाय चूसी ने दाव पर ताना मारते हुए कहा, तुम यहाँ के मालिक नहीं हो, इतनी दखलंदाजी क्यों कर रहे हो? धत्तेरी की। स्कारफेस के साथ ऐसा बर्ताव पहले कभी हुआ है क्या? ब्लड शार्क गैंग के सम्मानित नेता का एक छोटे से बदमाश ने मजाक उड़ाया। अगर यह बात सबको पता चल गई तो वो अपना चेहरा कहाँ छिपाएगा?
चूसी, भागो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसमें दखल मत दो। लड़की ने जल्दी से चूसी पर चिल्लाते हुए कहा। वह नहीं चाहती थी कि निर्दोष लोग इसमें शामिल हों, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। स्कारफेस और बाकी लोग पहले ही चूसी की मेज तक पहुंच चुके थे और क्रूरता से दाव कह रहे थे। बच्चे, क्या तुम हमेशा से इतने बहादुर रहे हो? क्या आपने कभी अपने दागदार दादाजी के बारे में सुना है? मुझे लगता है कि तुम जीने से थक चुके हो। चूंकि तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। अपने सामने उस बदसूरत चेहरे को देखकर चूसी को हंसी आ रही थी। उन्होंने अभी अभी कहा था कि उन्हें अपनी काबिलियत दिखाने और गलत साबित होने का मौका नहीं मिलेगा, और उन्हें वही मौका मिल गया। क्या ये खुद को मुख्य किरदार बनाने की एक चाल है? माफ कीजिए, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। वह हर छोटी मछली या झींगे का नाम नहीं जानता। चूसी को अभी भी हंसते देख स्कारफेस और भी गुस्से में आ गया। मैं तो हमला करने की तैयारी करते हुए उसने अपशब्द कहे। उसके चेहरे पर थप्पड़ मारो, चूसी ने शांत भाव से कहा। स्मैक! एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनाई दी और स्कारफेस हवा में उड़ गया। उसका सिर लगभग जमीन में धंस गया और उसके कई पीले दांत टूटकर गिर गए। हालांकि स्कारफेस को चक्कर आ रहे थे और सिर हल्का महसूस हो रहा था, लेकिन वह पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था। उसने सूट पहने उस आदमी को गुस्से से घूरा जिसने उसे पहले मारा था। मार्शल मास्टर क्षेत्र। उसका दिल मानो ठंडे पानी से भीग गया हो और उसका सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। ऐसा ज्ञानी गुरु अचानक कैसे प्रकट हो गया? जारी रखना। स्मैक! एक और थप्पड़ पड़ा और स्कारफेस का चेहरा तुरंत सुअर के सिर की तरह सूज गया। उसके गाल ऐसे लग रहे थे जैसे वह 80 साल से सुपारी चबा रहा हो। फैंग शिंगहाओ ने एक हाथ से उस दागदार आदमी को, जो मरे हुए सुअर जैसा दिख रहा था, घसीटा और फिर लापरवाही से उसे वापस मेज पर फेंक दिया। युवा मास्टर। स्कारफेस अविश्वास से देख रहा था कि कैसे इस शक्तिशाली मार्शल मास्टर क्षेत्र का व्यक्ति इस युवा गुरु के साथ इतना सम्मानपूर्वक व्यवहार कर रहा था, यहाँ तक कि उसे युवा गुरु कहकर संबोधित कर रहा था। इस क्षण निराशा और भी तीव्र हो गई और उसका दिल झील की गहराई में डूब गया। अरे नहीं, हमने गड़बड़ कर दी। जैसे ही स्कारफेस दया की भीख मांगने ही वाला था, उसने चूसी की शैतानी आवाज सुनी। मुझे जिज्ञासा है, क्या आप हमेशा से इतने बहादुर रहे हैं? उसे जवाब देने का मौका दिए बिना उसने फिर से फैंग शिंगहाओ की ओर देखा। क्या मैंने कहा था कि हम रुक सकते हैं? मारते रहो, बस उसे जान से मत मारो। जी हाँ, युवा स्वामी। ये कहने के बाद फैंग शिंगहाओ ने स्कारफेस को पकड़ा और अपने दूसरे हाथ से तेजी से उसके चेहरे पर वार किया। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। चेहरे पर थप्पड़ पड़ने की आवाज लगातार आ रही थी। उसके पीछे स्कारफेस के गुंडों का समूह ऐसे स्थिर खड़ा था मानो उन्होंने कोई सुलझने वाली गोली खा ली हो। 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अपने बॉस को दूसरे पक्ष के सामने मरे हुए कुत्ते की तरह देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी बर्फीली गुफा में गिर गए हों। उन्हें डर था कि कहीं उनका बॉस गोलीबारी की चपेट में न आ जाए। निशान को नजरअंदाज करते हुए चूसी मुस्कुराए और थोड़ी दूर खड़ी माँ और बेटी की ओर देखने लगी। मालिक महोदया, मेरा टोफू पुडिंग कहाँ है? वे दोनों, जो अभी भी नींद में चल रहे थे, मानो उन्हें क्षमा मिल गई हो और वे तुरंत अपने सपने से जाग गए हों। अधेड़ उम्र की महिला ने तुरंत और सावधानीपूर्वक जवाब दिया, ठीक है, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। उसके बगल में बैठी लड़की भी थोड़ा मुंह खोलकर चूसी को खाली निगाहों से घूर रही थी। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #27 अध्याय 27 मुझे अभी भी तुम्हारा विद्रोही रवैया ही पसंद है। जोड़। अध्याय 27 मुझे अभी भी तुम्हारा विद्रोही रवैया ही पसंद है। कुछ ही मिनटों के भीतर एक अधेड़ उम्र की महिला ने गर्मागर्म स्वादिष्ट टोफू पुडिंग का एक कटोरा मेज पर परोसा। चूसी ने उत्सुकता से हवा के झोंके पर फूंक मारी, फिर एक चम्मच उठाया और एक निवाला लिया। स्वादिष्ट भोजन। सच कहूं तो ये टोफू पुडिंग खाने में बहुत स्वादिष्ट है। वह स्वादिष्ट भोजन की प्रशंसा करने में कभी संकोच नहीं करता। चूसी को बचपन से ही स्वादिष्ट टोफू पुडिंग बहुत पसंद है और अब जबकि ट्रांसमाइग्रेशन एक युवा स्वामी बन गया है, तब भी उसने इस शौक को नहीं छोड़ा है। वूश वूश वूश। अपने कटोरे में बचा हुआ टोफू पुडिंग का आखिरी टुकड़ा खत्म करने के बाद उसने संतुष्टि से अपना पेट थपथपाया। सचमुच, सुबह सुबह स्वादिष्ट टोफू पुडिंग का एक कटोरा खाना जीवन के सबसे बड़े सुखों में से एक है। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। खाने की मेज पर फैंग शिंगहाओ तब तक किसी को थप्पड़ मारता रहा जब तक उसका हाथ थक नहीं गया।
सौभाग्य से उसी क्षण चूसी ने कुछ कहा, ठीक है, चलो रुकते हैं। फैंग शिंगहाओ ने तुरंत अपना काम रोक दिया और लापरवाही से उस निशान को जमीन पर फेंक दिया। इस समय स्कारफेस पूरी तरह से पहचानने योग्य नहीं था, उसके चेहरे का एक भी हिस्सा सही सलामत नहीं था, और अब वह जितना खून प्राप्त कर रहा था उससे कहीं अधिक खून खो रहा था। बड़ा शर्मनाक। मालिक, स्कारफेस ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कुछ अस्पष्ट शब्द बोले। अगर केकड़ा मेरी जान बख्श दे तो मैं जरूर पश्चाताप करूंगा और नए सिरे से शुरुआत करूंगा। वह पूरी तरह से व्याकुल था और बस चूसी, इस महान दानव के चंगुल से भागना चाहता था। पैर मोड़े हुए चूसी ने लापरवाही से कहा, मुझे तुम्हारा पहले वाला घमंडी रवैया ही पसंद है। थोड़ा शांत हो जाओ। स्कारफेस, ओह, उसे चूसी का मतलब पूरी तरह समझ नहीं आया और एक पल के लिए उसने बोलने की हिम्मत भी नहीं की। और मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा? स्कारफेस हैरान रह गया। तो दूसरी पार्टी उसे जाने देने के लिए नहीं, बल्कि उसे मारने के लिए रुकी थी। क्या उसे नहीं पता कि किसी की हत्या करना गैरकानूनी है? वह तो सिर्फ लोगों को डराने की हिम्मत करता है, लेकिन तियानवु डिवीजन हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। बड़ा कमीना, ये किस तरह का आदमी ये गैरकानूनी काम कर रहा है? चूसी को हंसी आ रही थी, एक खलनायक के मुंह से ऐसे शब्द सुनना बहुत मजेदार था। उसने अपनी ठुड्डी हाथ पर टिकाए और हंसा, एक ऐसी हंसी जो लगभग पागलों जैसी थी। बहुत से लोग मेरी गलती का दोष अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि मैं अपने शरीर का एक टुकड़ा खो दूंगा? ये सुनकर स्कारफेस को ऐसा लगा जैसे उसने कोई गंदी चीज खा ली हो। क्या उसने अभी अभी लड़की से ठीक यही नहीं कहा था? अब चूसी ने उसे वही बात शब्दशः दोहरा दी है। जब वह अभी भी सदमे में था, चूसी धीरे धीरे उसके पास चलकर आई और धीमी आवाज में बोली, तियानवु डिवीजन के सभी नियम आम लोगों को नियंत्रित करने के लिए हैं, और मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। चूसी की शैतानी फुसफुसाहट सुनकर स्कारफेस ने भय का एक वास्तविक भाव प्रकट किया और उसके पैरों के बीच से पीले रंग का तरल पदार्थ बहने लगा। वह इतना डर गया कि उसने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया। मुझे खेद है, मुझसे गलती हुई, कृपया मुझे क्षमा कर दें। चूसी ने तिरस्कार भरी निगाहों से दूसरे पक्ष की ओर देखा। अगर माफी मांगना ही काफी होता तो तियानवु डिवीजन होने का क्या मतलब रह जाता? इतना कहने के बाद उसने फैंग शिंगहाओ को एक नजर से देखा। बाद वाले ने बात समझ ली और एक ही हथेली के वार से स्कारफेस की जान ले ली। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी उनकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। उसने सचमुच किसी को मारने की हिम्मत की। फिर उसकी चेतना पूरी तरह से गायब हो गई। चूसी को हत्या को लेकर कोई मनोवैज्ञानिक बोझ महसूस नहीं हुआ। जिसके पास पहले ही एक दर्जन से अधिक बार और तरह तरह के विचित्र तरीकों से मौत का सामना करने का मौका था, उसके लिए ये कुछ भी नहीं था। इसके अलावा जिस क्षण स्कारफेस ने चू परिवार के सबसे बड़े बेटे को धमकी दी, शाप दिया और यहाँ तक कि उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसी क्षण से उसका भाग्य पहले ही तय हो चुका था। अगर चूसी कुछ भी न करे तो भी दूसरा पक्ष कल का सूरज नहीं देख पाएगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पास ही में माँ और बेटी एक दूसरे से लिपटी हुई थी। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी की हत्या देखी थी। वे बेहद भयभीत थीं और चीखना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। बहरहाल उस लड़के ने उनके परिवार की जान बचा ली। वे ये कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे कि लड़के के हस्तक्षेप के बिना उनका क्या हश्र होता। लड़की ने चूसी की ओर देखा, कुछ कहना चाहती थी लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और केवल खाली निगाहों से घूरती रही। चूसी ने स्कारफेस के गुंडों के गिरोह पर एक नजर डाली, जो ये दृश्य देखकर भयभीत हो गए थे, और उनमें से दो ने तो पेशाब भी कर दिया। वे सब एक उपद्रवी टोली थे, जिनमें से केवल मृत स्कारफेस के पास ही कुछ वास्तविक शक्ति बची थी। तुम, चूसी ने सुनहरे बालों वाले पुरुषों में से एक की ओर इशारा किया। सुनहरे बालों वाले उस व्यक्ति ने इधर उधर देखा और जब उसे यकीन हो गया कि चूसी उसी के बारे में बात कर रहा है, तो वह डर के मारे घुटनों के बल बैठ गया और दया की भीख मांगने लगा। दादाजी, भाई, मैं यहाँ नया हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। चूसी उसकी बकवास सुनना नहीं चाहता था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। अगर आप इस शव को यहाँ से ले जाएंगे तो अगर आप इसे यहीं छोड़ देंगे तो दूसरे लोग व्यापार कैसे करेंगे? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि दूसरा पक्ष उसे जाने देने वाला है, सुनहरे बालों वाला आदमी पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत आभारी हो गया। ठीक है बड़े भाई, मैं उसे अभी ले जाता हूँ। इसके बाद वह शव को हटाने के लिए आगे बढ़ा। तब चूसी ने कहा, मेरा नाम चूसी है। सुनहरे बालों वाला लड़का चौंक गया।
ये आदमी कौन था? ये अचानक अपना परिचय क्यों दे रहा था? लेकिन चूसी नाम तो जाना पहचाना सा लग रहा था। रुको, चूसी। हुआंग माओ को कुछ सूझा और वह लगभग सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। चूसी ने खुद से बात करते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि मैं रोनचिन के चू परिवार का इकलौता वारिस हूँ। सुनहरे बालों वाले व्यक्ति ने बोलने की हिम्मत नहीं की और बड़ी मुश्किल से सिर हिलाया। रोम शहर में यंग मास्टर चू के बारे में किसने नहीं सुना होगा? हालांकि गुंडे होने के नाते उन्हें ये जानने का कोई अधिकार नहीं था कि दूसरा व्यक्ति कैसा दिखता है। चूसी की तुलना में वे छोटी मछली या झींगा भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उन्हें केवल प्लवक जीव ही माना जा सकता है। विनाशकारी शासक ही उनका एकमात्र उपनाम है। ये नौसिखिए तो बस दूसरों के किए को आगे बढ़ा रहे हैं। आज घर से निकलने से पहले मैंने पंचांग क्यों नहीं देखा? आखिर मैं इस आदमी से कैसे टकरा गया? मैं ये बात आपसे दोस्ती करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ आपको कुछ बताने के लिए कह रहा हूँ। बोलते हुए चूसी ने जमीन पर बने निशान की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने इस व्यक्ति को मारा है, क्या तुम समझती हो? मैं समझता हूँ। तभी चूसी ने संतुष्टि से सिर हिलाया। ठीक है, लाश को यहाँ से ले जाओ और फिर तुम लोग बाकी लोगों के स्टॉल साफ कर दो। हाँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बदमाशों के समूह ने तुरंत नाश्ते के स्टॉल को साफ करना शुरू कर दिया, जो पहले से ही पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। जमीन पर पड़ा सुनहरे बालों वाला आदमी आखिरकार होश में आया और अपनी पूरी ताकत से स्कारफेस के शव को घसीटने लगा। अपराध कबूल करने में क्या बुराई है? हालांकि हत्या के परिणाम गंभीर होते हैं, फिर भी ये लाश बनकर जमीन पर पड़े रहने से बेहतर है। इसके अलावा अगर आप खुद को पुलिस के हवाले कर देते हैं तो आपकी सजा कम हो सकती है। घर जाने की जल्दी में बदमाशों के एक समूह ने फटाफट नाश्ते के स्टॉल को साफ कर दिया। यहां तक कि दुबले पतले सुनहरे बालों वाले उस आदमी ने भी दांत पीसते हुए लगभग 200 पाउंड वजनी चोटों से ग्रस्त उस आदमी को पूरी गति से घसीटकर दूर ले जाने में कामयाबी हासिल की। डॉट 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 डॉट। पास ही खड़ी लड़की ने डरते डरते 2 कदम आगे बढ़ाए। जब वह चूसी से 3 मीटर दूर थी तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह और आगे बढ़े। वह चूसी ने आंखों के कोनों में अभी भी आंसू लिए उस लड़की की ओर देखा और उसे बीच में ही रोक दिया। तुम हमारी ही कक्षा में हो, है ना? मुझे याद है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वेन युक्सियन है। वेन युक्सियन, कोमल और गुणी, चोट लगने पर रो पड़ते हो। ये नाम तुम पर खूब जंचता है। वेन युक्सियन। इससे वह चौंक गई और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि दाव कैसे प्रतिक्रिया देगा। मेरे सामने खड़ा वह लड़का जो मुझे चिढ़ा रहा था, उसका पहले सबके प्रति उदासीन रवैया बिल्कुल अलग था। चूसी चलकर पास आई और बोली, अपना चश्मा उतारो और मुझे देखने दो। वेन युक्सियन चौंक गया, लेकिन फिर भी उसने आज्ञाकारी ढंग से अपने मोटे फ्रेम वाले चश्मे उतार दिए, जिससे उसका पूरा चेहरा सामने आ गया। चश्मा उतारने के बाद लड़की ने कोई मेकअप नहीं किया था और उसकी आंखें साफ पानी के 2 कुंडों की तरह थीं, एकदम निर्मल। बारिश में भीगे नाशपाती के फूलों की तरह सफेद, हवा में उड़ती आड़ू की पंखुड़ियों की तरह नाजुक। चूसी ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, ये सब वास्तव में ग्लासेस सील के अच्छे लुक की वजह से है। कमल के फूल के समान सुंदर चेहरा होने के बावजूद वह खुद को एक देहाती लड़की की तरह सजाती थी। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको डर है कि बहुत खूबसूरत होने से आपको उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है? मुझे 10 मिनट पहले का वो खूंखार स्कारफेस याद आ गया। चूसी दूसरे व्यक्ति की बात को कुछ हद तक समझती हुई प्रतीत हुई। आम आदमी निर्दोष होता है, लेकिन खजाना रखना अपराध है का सिद्धांत इस तरह की लड़की पर भी लागू होता है। आपका टोफू हलवा बहुत स्वादिष्ट है। कल से कृपया मुझे हर दिन स्कूल में एक कटोरी भेजिएगा। हम उनके स्नातक होने तक उनका समर्थन करना जारी रखेंगे। आया समझ में? 28 अध्याय 28 मेरे प्यारे भाई स्कारफेस, तुम्हारी मृत्यु कितनी भयानक हुई। जोड़। अध्याय 28 मेरे प्यारे भाई स्कारफेस, तुम्हारी मृत्यु कितनी भयानक हुई। वेन युक्सियन ने चूसी की बातें सुनी और हालांकि वह थोड़ी उलझन में थी, फिर भी उसने आज्ञाकारी भाव से कहा, मैं समझ गई। इसके बाद चूसी ने दाव से कहा, और अब तुम्हें मेरे सामने चश्मा पहनने की इजाजत नहीं है। किसी कारणवश चूसी के दबंग रूप को देखकर वेन युक्सियन को सुरक्षा की एक अवर्णनीय भावना महसूस हुई। सुरक्षा की यही भावना वह चीज थी जिसकी उसे लंबे समय से चाह थी। मेरे दिल में, जो पहले अकेला और असुरक्षित था, मानो प्रकाश की एक किरण चमक उठी हो। उसे कसकर पकड़ने की कोशिश करने दो। ओह, मैं समझा। उद्धरण चिन्ह। बोलते बोलते उसे अचानक कुछ याद आया। ओह ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। मैं अब से हर दिन आपके लिए कुछ लाऊंगी। नहीं,
आपको मुझे भुगतान करने की जरूरत नहीं है। चू सी अचंभित रह गई। वैसे भी मेरा भुगतान करने का कोई इरादा नहीं था। क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मुझे नाश्ते के लिए पैसे देने होंगे? इतना कहने के बाद वह सड़क किनारे खड़ी लंबी सेडान कार में बैठ गया, जबकि सामने वाला व्यक्ति उसे जटिल निगाहों से देख रहा था। जैसे ही कार स्टार्ट होने वाली थी, चू सी ने फिर से खिड़की नीचे की और वेन युक्सेन से एक वाक्य कहा। ओह, मैं आपको बताना भूल गया, जिस जमीन पर आप खड़े हैं वह मेरी है और आपको अब किराया देने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर गाड़ी तुरंत चली गई। वेन युक्सेन वहीं खड़ा रहा, कार के दूर जाते हुए रूप को निश्चिंत होकर देखता रहा। टेललाइट्स ओझल हो जाने के बाद भी वह वहीं जड़वत खड़ा रहा, मानो विचारों में खोया हुआ हो। कुछ देर बाद वेन युक्सेन का चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी माँ की ओर मुड़कर कहा, माँ, मैं टोफू पुडिंग बनाना सीखना चाहती हूँ। क्या आप मुझे आज रात सिखा सकती हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह टिल्ड। उसके पीछे खड़ी माँ अपनी बेटी की वर्तमान स्थिति से कैसे अनजान हो सकती थी? ये स्पष्ट था कि वह उससे प्यार कर बैठी थी, लेकिन जब उसने चू सी की पहचान के बारे में सोचा तो उसके सारे शब्द जो वह कहना चाहता था एक असहाय आह में बदल गए। मेरी भोली बेटी, वह एक अहंकारी और शक्तिशाली युवा मालिक है जो अपनी मर्जी से सब कुछ करता है, जबकि तुम तो बस एक साधारण लड़की हो। तुम तो नामुमकिन हो। डॉट डॉट डॉट। दूसरी ओर उस कार में जो पहले ही कुछ दूरी तय कर चुकी थी, गाड़ी चला रहे फैंग शिंगहाओ ने काफी देर तक हिचकिचाने के बाद आखिरकार कहा, युवा स्वामी, वह जमीन हमारे चू परिवार की नहीं लगती। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चू सी बेहद नाराज थी। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई संवेदनशील चमड़ी है? मैंने कहा था कि वह जमीन अब मेरी है, अब समझ में आया। अंततः अपनी गलती का एहसास होने पर फैंग शिंगहाओ ने तुरंत माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए युवा स्वामी, मैं बहुत मूर्ख था। इसके बाद उसने अपनी जेब से फोन निकाला और उसे चलाना शुरू कर दिया। 3 मिनट बाद, ठीक है युवा स्वामी, अब वह पूरी जमीन चू परिवार की है। चू सी पीछे की पंक्ति में बिना आंखें खोले बैठी रही, केवल एक हल्की सी हम की आवाज निकालकर यह संकेत दिया कि वह समझ गई है। डिंग। मेजबान को दिन दहाड़े हत्या करते हुए पाया गया है, उसने कानून की अवहेलना की है और सड़क पर अपराध किया है। ये दुष्टतापूर्ण व्यवहार के अनुरूप है। आपको 3 खलनायक अंक प्राप्त हुए हैं। सिस्टम की आवाज सुनाई दी। हे भगवान! चू सी ने मुंह भरकर खून थूका। तुमने मुझे इतना लंबा प्रीफिक्स दिया और बदले में तुम्हें सिर्फ 3 अंक मिले। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वह वादा कहा गया कि कड़ी मेहनत का फल हमेशा मिलता है। तुमने मेरे विलेन पॉइंट्स तो नहीं चुराए होंगे, है ना? चू सी की गहरी अवमानना को भांपते हुए सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में फिर से गूंज उठी। ये प्रणाली निष्पक्षता और तटस्थता के सिद्धांतों का पालन करती है और मेजबान द्वारा अर्जित खलनायक अंकों का उपभोग नहीं करती है। चूंकि दूसरा पक्ष भाग्य के चरित्र से मेल नहीं खाता, इसलिए आपको कम खलनायक अंक मिलेंगे। विलेन पॉइंट्स की गणना स्रोत वस्तु द्वारा वहन किए गए लक वैल्यू के आधार पर की जाती है। चू सी, आप जीतते हैं। क्या किया जा सकता है? अंतिम व्याख्या का अधिकार सिस्टम के पास है। मेरे प्यारे भाई स्कारफेस के लिए बहुत दुख की बात है, तुम्हारी मौत बहुत दुखद थी, बिल्कुल अनुचित थी। स्कारफेस, बहुत बहुत धन्यवाद। डिंग। पता चला है कि मेजबान ने एक निर्दोष लड़की से जबरदस्ती खाना खाया है, जो दुष्टतापूर्ण व्यवहार के अनुरूप है। आपको 20 खलनायक अंक प्राप्त हुए हैं। डिंग। मेजबान एक निर्दोष लड़की को धमका रहा था और उसे हर दिन मुफ्त में नाश्ता पहुंचाने के लिए मजबूर कर रहा था। ये दुष्टतापूर्ण व्यवहार के अनुरूप है। आपने 30 खलनायक अंक अर्जित किए हैं। अरे टिल्ड, इसे क्या कहते हैं? इसे ही तो कहते हैं सबसे अंधेरे समय के बाद भोर होती है। कलाई की एक झटके से खाते में 50 और विलेन पॉइंट्स जुड़ गए। लेकिन सच में वेन युक्सियन नाम की इस लड़की ने अपने लिए इतने सारे खलनायक अंक कैसे अर्जित कर लिए? लगता है मुझे उससे और अधिक बार मिलना चाहिए। ये किसी को जान से मारने से कहीं ज्यादा तेज है। ये सिस्टम बहुत बढ़िया है, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। अब से जो भी तुम्हारे बारे में बुरा बोलने की हिम्मत करेगा, मैं उससे लड़ूंगा। डॉट 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 डॉट। रोम चेन नंबर 1 हाई स्कूल पूरे रोम शहर में मार्शल आर्ट अकादमी में प्रवेश की उच्चतम दर वाले स्कूलों में से एक है। चू सी की कक्षा इस स्कूल में सीनियर वर्ष की कक्षा 1 है, जिसे रॉकेट क्लास के नाम से भी जाना जाता है। वहां उपलब्ध शिक्षण संसाधन और कल्टीवेट उपकरण सर्वोत्तम श्रेणी के हैं। बेशक चू सी ने समस्या पर पैसा लुटाकर ही प्रवेश प्राप्त किया। विस्तारित एस टाइप लग्जरी सेडान स्कूल के गेट पर खड़ी थी और वहां से गुजरने वाले कई छात्र रुककर उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए।
वाह, 7 मई के हेलमेट का एक लंबा संस्करण, पूरे देश में ऐसे केवल 5 ही हैं। ये गौरैया का भोजन है और यह वाहन अति मजबूत सुरक्षा से लैस है। कहा जाता है कि यह मार्शल मास्टर क्षेत्र के हमले को भी नष्ट हुए बिना झेल सकता है। क्या ये और भी महंगा नहीं होगा? कौन सा परिवार इसे वहन कर सकता है? गलती से A11111 यह नहीं है। ओह, यह तो उसका है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कार का दरवाजा खुला और एक लंबा पैर बाहर निकला। फिर चूसी बाहर निकल गई। फैंग शिंगहाओ उसके लिए दरवाजा खोलने के लिए कार से बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन चूसी ने मना कर दिया क्योंकि उसे लगा कि यह बहुत ज्यादा झंझट का काम है। अपना काम करते रहो। एक अनौपचारिक अभिवादन के साथ चूसी सभी की निगाहों के बीच परिसर में प्रवेश कर गई। कक्षा 1, कक्षा 12। कक्षाएं अभी शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन छात्र धीरे धीरे आने लगे हैं। उस समय वे छोटे छोटे समूहों में बैठकर यूं ही बातें कर रहे थे। कियाओ कियान अपनी सीट पर बैठी कलम को दांतों से दबाए सोच में डूबी हुई थी, मानो किसी बात में मग्न हो। ची ची। कक्षा का दरवाजा खुला और चूसी अंदर आ गई। कक्षा में मौजूद लड़के लड़कियां अनजाने में शांत हो गए। कुछ गिनी चुनी लड़कियों को छोड़कर बाकी सभी ने चूसी को तिरस्कार या घृणा की दृष्टि से देखा। मैं कितनी नफरत को आकर्षित करता हूँ। चूसी एक पल के लिए अवाक रह गई, लेकिन उसने स्वाभाविक रूप से दूसरों की निगाहों को महसूस किया। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने लापरवाही से चारों ओर देखा और ये चेन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह उसे कहीं नहीं दिखा। जी हाँ, ऐसा लगता है कि उन्होंने छुट्टी ली थी। फिर चूसी सीधे कियाओ कियान के ठिकाने की ओर चल पड़ी। उसकी सीट खिड़की के पास तीसरी पंक्ति में थी, जबकि चूसी की सीट खिड़की के पास आखिरी पंक्ति में थी। खिड़की के पास वाली पिछली पंक्ति, राजा का गृहनगर। कियाओ कियान ने ऊपर उसकी ओर देखा और चूसी को देखकर अचंभित रह गई। फिर उसने तुरंत मुंह बनाया और खिड़की के बाहर के नज़ारे को देखने के लिए अपना सिर वापस घुमा लिया। खटखट खटखट। चूसी ने अपनी सहपाठी की मेज पर थपथपाया। डू शियुजुआन, चलो अपनी सीट बदल लेते हैं, मैं यहाँ बैठना चाहती हूँ। कियाओ कियान के बगल में एक थोड़ी गोल मटोल औसत कद काठी की लड़की बैठी थी। शायद अपने इसी रूप रंग के कारण वह अपनी मौजूदगी का प्रदर्शन करना पसंद करती थी। क्या मैं नहीं बदलूंगा? क्या आपके पास बैठने के लिए जगह नहीं है? आप जाकर बैठ क्यों नहीं जाते? क्या तुम फिर से कियाओ कियान के करीब आने की कोशिश कर रहे हो? सुनो चूसी, मेढक की तरह हंस का मांस खाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। चूसी भी थोड़ा मूर्ख था। उसने शुरू में सोचा था कि वे सिर्फ किशोर हैं, और चूंकि वह अपने पिछले जीवन में विश्वविद्यालय से स्नातक हो चुका था, इसलिए वह उनसे कोई मतलब नहीं रखेगा। लेकिन इस आदमी की गंदी जुबान गैटलिंग बंदूक की तरह है, ये कभी रुकती नहीं। इसने वास्तव में समाज की कठिनाइयों का अनुभव नहीं किया है। पास ही खड़ी कियाओ कियान ने डू शियुजुआन के शब्दों की बौछार सुनी और उसके दिल में सिहरन दौड़ गई। दूसरों को शायद पता न हो, वह चूसी के कुटिल तरीकों से भलीभांति परिचित थी, लेकिन इससे पहले कि वह डू शियुजुआन को रोक पाती, चूसी ने पहले ही कार्रवाई कर ली थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और उससे एक कपकपी सी महसूस हुई। डू शियुजुआन को तुरंत ऐसा लगा जैसे कोई बाघ उसे घूर रहा हो, जिससे वह डर गई, लेकिन फिर भी उसने हठपूर्वक पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? श्रीचू, मैं आपको बता दूं, यह एक स्कूल है। उस भूतिया रूप से लोगों को डराने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? छी, सब दिखावा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए महान हो क्योंकि तुम्हारा परिवार अमीर है? चूसी लगभग जोर से हंस पड़ी। यह आदमी सचमुच शौचालय में दीपक जलाकर खाने के लिए गंदगी ढूंढने जैसा है। अमीर होना मुझे शानदार बनाता है। टिल्ट, क्या तुम जल रहे हो? चूसी ने व्यंग्यात्मक भाव से अपना मुंह खोला। मेरे परिवार ने स्कूल को 100 मिलियन युआन दान किए और मेरे पिताजी को ही प्रधानाचार्य का पद मिला। क्या किसी ने तुम्हारा दिमाग खाली कर दिया है? तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत किसने दी? अरे बेवकूफ, बोलने से पहले सोच समझ लो। अगर तुमने एक और ऐसा शब्द बोला जो मुझे पसंद नहीं आया तो तुम अपना सामान पैक करो और वापस जाकर गंदगी खाओ। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 29 अध्याय 2, मेरी मंगेतर को निर्देशित करना। जोड़। अध्याय 29, अपनी मंगेतर को अनुशासित करना। चूसी तेजी से नहीं बोलता था, लेकिन उसके द्वारा बोले गए हर शब्द से डू शियुजुआन को पसीना आ जाता था।
आज चूसी उससे किसी और से ज्यादा डरा रही थी, खासकर उसकी ठंडी, भेदक आंखें, जिनकी वजह से वह सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ऐसा लगता है मानो अगर आपने उन पर एक नज़र भी डाल ली तो आपकी जान चली जाएगी। लेकिन वह अब भी थोड़ा हिचकिचा रहा था। वह अपनी बदजुबान से दूसरों को धमकाने की आदी थी। अगर वह सचमुच चूसी से डर गई और अपनी सीट बदल ली तो क्या ये बेहद शर्मनाक नहीं होगा? तुम उदासीन हो, है ना? चूसी उससे और बहस करने में बहुत आलसी हो गई थी, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और प्रधानाचार्य के कार्यालय में फोन करने का नाटक किया। जब डू शिवजुआन ने देखा कि वह सचमुच फोन करने जा रहा है, तो वह तुरंत और अचेतन रूप से अपनी सीट से उठ गई। फिर चूसी का सामना करते हुए दाओ ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना चूसी, मैं अभी तुम्हारे साथ सीट बदल लूंगा। चूसी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और फोन करना जारी रखा। फोन के स्पीकर से बीप की आवाज सुनकर डू शिवजुआन का दिल घबरा गया। हर डायल टोन उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई पतली चाबुक उसकी चर्बी पर पड़ रही हो। टकराना। अगले ही पल दबाव सहन न कर पाने के कारण वह इतनी भयभीत हो गई कि उसने तुरंत चूसी के सामने घुटने टेक दिए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह एक तरह का मार्शल आर्टिस्ट है जो रॉकेट्स क्लास में धूम मचाने वाला है। यहाँ तक कि बेहद ताकतवर चूसी भी अपने पैरों के तलवों से आने वाले कंपन को महसूस कर सकता था। चूसी, मुझे माफ कर दो, मुझे इतना असभ्य नहीं होना चाहिए था, कृपया मुझे क्षमा कर दो। मुझे स्कूल से निकाला नहीं जा सकता। अगर मुझे मार्शल आर्ट्स अकादमी में दाखिला नहीं मिला तो मेरे पिताजी मुझे मार डालेंगे। बोलते बोलते वह रोने लगी। उसका गोल मटोल चेहरा आंसुओं और नाक बहने से भीगा हुआ था, जिसे देखकर चूसी को नाश्ते में खाई हुई टोफू पुडिंग उल्टी करने का मन हुआ। हालांकि उसे इस हालत में देखकर चूसी ने फोन एक तरफ रख दिया। वह सचमुच उसके स्तर तक गिरना नहीं चाहता था। आखिरकार चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी बदजुबान ने कई ऐसे लड़कों को भगा दिया जो कियाओ कियान को परेशान करना चाहते थे। अपनी कुर्सी उठाओ और यहाँ से चले जाओ, और जाते समय मेरे लिए एक नई कुर्सी भी ले आना। ये सुनकर डू शिवजुआन को ऐसा लगा जैसे उसे क्षमा मिल गई हो और वह जल्दी से अपना बैग और कुर्सी उठाकर वहां से चली गई। धन्यवाद धन्यवाद। सफाई करते समय वह उत्साहपूर्वक सभी को धन्यवाद देती रही, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वह अभी अभी मौत के मुंह से बचकर निकली हो। उसके अलावा कक्षा में मौजूद अन्य छात्र भी अपना सिर नीचे किए हुए थे, चूसी की निगाहों से मिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। आज के चूसी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दूसरों को अपने से डराना निश्चित रूप से बेहतर है, इससे परेशानी कम होगी और जीवन आसान हो जाएगा। चूसी ने मन ही मन सोचा। डिंग। मेजबान को एक महिला सहपाठी को धमकाते और डराते हुए पाया गया है, जो दुष्टतापूर्ण व्यवहार के अनुरूप है। आपको एक खलनायक अंक प्राप्त हुआ है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चूसी को अचानक बेचैनी महसूस हुई। अचानक से 1 लेकर मत आ जाओ। हम कम से कम 1000 युआन की संपत्ति वाले परिवार हैं। उनकी बातों के बावजूद उन्होंने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। मच्छर का सबसे छोटा पैर भी मांस ही होता है। आधे मिनट बाद डू शिवजुआन घबराते हुए एक बिल्कुल नई कुर्सी लेकर आई और उसे उसकी मूल जगह पर रख दिया। उसे रखने के बाद वह तेजी से पीछे की ओर भागी। तुम इतनी तेज क्यों दौड़ रहे हो? तुम मुझे किसी खूंखार राक्षस जैसा दिखा रहे हो। चूसी जाते हुए व्यक्ति को देखती रही और बैठते हुए मन ही मन कुछ बुदबुदाती रही। कियाओ कियान एक पल के लिए चुप हो गई। अगर तुम शैतान नहीं हो तो फिर कौन है? नहीं, तुम शैतान हो। डॉट 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 डॉट। चूसी के बैठने के बाद उसने अपनी ठुड्डी को अपने दाहिने हाथ पर टिकाया और कियाओ कियान की ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया। बाद वाले ने तिरछी नजर से चूसी की ओर देखा, और जब उसने देखा कि चूसी अभी भी उसे देख रही है, तो उसने तुरंत नजरें हटा ली और थोड़ा दोषी महसूस किया। ऊब महसूस करते हुए चूसी शांत हो गई और ध्यान से कियाओ कियान का अवलोकन करने लगी। लड़की का चेहरा बेहद खूबसूरत था, उसकी विशेषताएं स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हुए भी कोमल थीं। उसकी त्वचा गोरी थी, उसकी काली आंखें चमकीली थीं जो मानो अतीत और वर्तमान जीवन को देख सकती थीं, उसकी नाक सीधी थी और होंठ गुलाबी थे। उसके कोमल कान, साथ ही उसके गुलाबी कान के निचले हिस्से अब गुलाबी रंग से रंगे हुए थे। ये कहना मुश्किल था कि दाव शर्मा रही थी या कक्षा में गर्मी महसूस कर रही थी। उसके कानों के पीछे दबे हुए बालों की लंटें चूसी की निगाहों को मोह रही थीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कियाओ कियान को लगा कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर यह व्यक्ति उसे इस तरह क्यों घूर रहा था? ऐसा महसूस होना जैसे कोई उसे कांटा चुभो रहा हो, इस एहसास ने उसे अजीब तरह से बेचैन कर दिया। क्या आप मुझे घूरना बंद कर सकते हैं?
इससे मेरी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अंततः लड़की से और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने चूसी को डांटने के लिए उसकी ओर रुख किया। चूसी ने दाव को हल्के से चिढ़ाते हुए कहा, तुमने किताब उल्टी पकड़ रखी है। अरे! कियाओ कियान तुरंत घबरा गई और जल्दी से अपने हाथों की ओर देखने लगी। मार्शल आर्टिस्ट का आत्मसाधना नामक पुस्तक की एक प्रति उसके हाथों में चुपचाप पड़ी थी, उल्टी नहीं। तुमने मुझसे फिर झूठ बोला। कियाओ कियान ने मुंह फुला लिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि सामने खड़े लड़के ने उससे फिर से धोखा दिया है। फिर से? आपने फिर से क्यों कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? क्या तुमने कल मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम मुझे अब और परेशान नहीं करोगे? अलावा, लड़की का मुंह जलपोत के सिर की तरह खुल गया और उसके चेरी जैसे होंठ लगातार बड़बड़ाते रहे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने गुंडे जैसा व्यवहार किया और मेरा अपहरण कर लिया, जिसकी वजह से मेरी माँ को पूरे 2 दिन तक मेरी तलाश करनी पड़ी। वह मेरे बारे में इतनी चिंतित थी कि वह न खा पा रही थी और न सो पा रही थी। जब मैं कल रात घर लौटा तो उसका वजन काफी कम हो गया था। उद्धरण चिन्ह। बोलते बोलते उसे कल अपनी माँ का थका हुआ चेहरा याद आ गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्यूई को असहमति जताने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सुनकर चूसी को थोड़ी असहजता और शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि यह पूर्ववर्ती की गलती थी, फिर भी उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। फिर अपने प्रिय ससुर जी के बारे में सोचें, जो स्वर्ग में विराजमान है। कल्टीवेशन टेक्निक के सौम्य व्यवहार से चूसी शर्मिंदा लग रहा था। अरे, ये मेरी गलती है। अगली बार मैं अपनी सास को फोन करके बता दूंगी। कियाओ कियान की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या अगली बार भी ऐसा होगा? तब मुझे तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। अरे, तुम्हारी सास कौन है? बेशर्म! इतना कहने के बाद उसने अपना सिर पीछे की ओर घुमाया और किताब पढ़ने का नाटक करने लगी। इस बार किताब सचमुच उल्टी पकड़ी हुई थी। चूसी को यह मजेदार लगा, लेकिन साथ ही उसे अपने सामने खड़ी लड़की कुछ हद तक प्यारी भी लगी। लेकिन आप सही कह रही हैं, सास वाकई बहुत दयनीय है। आखिरकार हम शिक्षा में कटौती नहीं कर सकते, चाहे हम कितने भी गरीब क्यों न हो, और हम अपनी सास को कष्ट नहीं सहने दे सकते, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो जाए। कैसा रहेगा अगर मैं किसी से कुछ सप्लीमेंट्स खरीदवा कर बाद में उसे भेज दूं? जब चूसी बोल रही थी, तभी उसने अपना फोन उठाया और एक टेक्स्ट मैसेज टाइप करना शुरू कर दिया। नहीं, कियाओ कियान ने तुरंत उसे रोक दिया। वह चूसी की एहसानमंद नहीं होना चाहती थी। और फिर एक कहावत है, हम चाहे कितने भी गरीब क्यों न हो, शिक्षा में गरीब नहीं रह सकते। जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, हम अपनी सास को कष्ट नहीं सहने दे सकते। क्या वे यही कहते हैं? उसने ये सारी विचित्र और असामान्य बातें कहाँ से सीखी? मैं आपको पैसे नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको कुछ सप्लीमेंट्स दे रहा हूँ। आपको मना करने की जरूरत नहीं है ना? इसके अलावा आप अपनी माँ को दिन ब दिन दुबली होते देखना नहीं चाहेंगे, है ना? निश्चित रूप से। जैसे ही चूसी ने बोलना समाप्त किया, कियाओ कियान ने एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद हार मान ली। उसने चूसी को अनदेखा करते हुए अपना सिर फिर से दूसरी तरफ घुमा लिया। ये देखकर कि दूसरा पक्ष फिर से मरने का नाटक कर रहा है, चूसी मुस्कुराया। छोटी बच्ची, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें संभाल नहीं सकती? फिर उसने अपनी ठुड्डी हाथ पर टिका ली और चुपचाप दूसरे व्यक्ति को देखने लगा। ये सिलसिला 10 मिनट तक चलता रहा और कक्षा में बैठे कुछ छात्र उन दोनों को मजे से देखते रहे। कियाओ कियान उसकी निगाहों के सामने बेहद शर्म से लाल हो गई। क्या कर रहे हो? क्लास शुरू हो गई है, देखना बंद करो। उसकी भाषा बिल्कुल एक शर्मीली युवती की भाषा जैसी थी। चूसी की योजना सफल रही। तुम्हें मुझसे ये पूछना चाहिए। कल तक तुम मुझसे चिपकी हुई थी, लेकिन आज तुम एकदम अलग थलग व्यवहार कर रही हो। मुझे बहुत दुख हुआ है। ठीक है, कियाओ कियान ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? छी, देखा, मैं तुम्हें बस अनदेखा कर रहा हूँ। चूसी मुस्कुराया, कुछ कहने के लिए उत्सुक था। महिला, तुमने सफलतापूर्वक मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया है। तुम आग से खेल रहे हो, क्या तुम्हें ये पता है? #30 अध्याय 30। मैं धूम्रपान या शराब नहीं पीता, तो थोड़ा कामुक होने में क्या बुराई है? जोड़। अध्याय 30। मैं धूम्रपान या शराब नहीं पीता, तो थोड़ा कामुक होने में क्या बुराई है? अंत में कियाओ कियान ने सफेद झंडा उठा दिया। उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। चूसी की निगाहें बेहद आक्रामक थीं। पीठ उसकी तरफ होने पर भी वह उस निगाह को महसूस कर सकता था जो मानो उसे भेद रही हो। चूसी, लड़की ने अपने शरीर को सीधा किया और गंभीरता से बोलने लगी। तुम्हें असल में क्या चाहिए? क्लास शुरू होने ही वाली है।
चूसी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मैं अपनी पत्नी को देख रहा हूं। टिल कियाओ कियान कियान का चेहरा, जो अभी अभी शांत हुआ था, फिर से लाल हो गया। चूसी के स्पष्ट शब्दों को सुनकर वह तुरंत इधर उधर देखने लगी, कहीं कोई सुन न ले। क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? डरने की क्या बात है? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। कियाओ कियान कियान ने आह भरी, अरे अंकल चू, आप एक युवा मालिक हैं, आप बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहेंगे, है ना? आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे अब और परेशान नहीं करेंगे। चूसी ने पलकें झपकाईं, मैंने आपको परेशान नहीं किया, मैंने आपको छुआ तक नहीं। तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं अपनी पत्नी का ख्याल रखूंगा। क्या यह एक दूसरे के मामलों में दखलंदाजी से बचने का तरीका नहीं है? आपको मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कियाओ कियान कियान ने आह भरी और चूसी की निर्लजता से पूरी तरह पराजित होकर कमजोरी से मेज पर गिर पड़ी। चूसी ने उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचने लगा, बहन, मुझे दोष मत दो। अगर तुम्हारे लाडले पिता हमेशा मुझे धोखा न देते तो मैं तुम्हें दोबारा ढूंढने नहीं आती। आखिरकार यही हमेशा से चू का आदर्श वाक्य रहा है। यह आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है, लेकिन ये कभी भी आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। जब दोनों अपना स्नेह प्रदर्शित कर रहे थे तो थोड़ी ही दूरी पर चश्मा पहने वेन युक्सिन शर्माते हुए चूसी की पीठ को देख रहा था। उनके बीच के उस प्यारे आपसी स्नेहपूर्ण दृश्य को देखकर वेन युक्सिन अकारण ही विचारों में खो गई। उसने चुपचाप कलम उठाए और अपनी नोटबुक में साफ सुथरी लिखावट में एक पंक्ति लिखी, तुम मेरी यात्रा में हो लेकिन मैं तुम्हारी नजरों से ओझल हूं। डॉट 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 डॉट। घर लौटते समय चूसी ने खिड़की से तेजी से गुजरते दृश्यों को देखते हुए इत्मीनान से सोचा कि उसे आगे किस दिशा में जाना चाहिए। हालांकि वह दिन भर कियाओ कियान कियान से चिपका रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने एक नोटबुक निकाली जिस पर कई पंक्तियों में मजबूत और सशक्त लिखावट थी। उसने ये सब अपने उबाऊ दिन के समय में लिखा, महत्वपूर्ण सुरागों को इस तरह से दर्ज किया जिसे केवल वही समझ सकता था, और उन्हें आपस में जोड़ने की कोशिश की। नोटबुक पर लिखे शब्दों को देखते हुए चूसी मन ही मन सोचने लगा, 10वें दिन 9 स्वर्ग। नहीं, एक दिन बीत चुका है, 18वां दिन होना चाहिए। ससुर जी यांजिंग के वांग परिवार के साथ चू परिवार से मिलने जाएंगे। दोनों के बीच संबंधों के बारे में चूसी पूरी तरह से निश्चित नहीं है। क्या कियाओ कियान कियान के दत्तक पिता वास्तव में वांग परिवार के सदस्य हैं, या वे किसी अन्य कारण से एक साथ यात्रा कर रहे हैं? हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ससुर जी 16वें दिन पहली बार दिखाई देंगे। उन्हें उम्मीद से पहले रोम शहर पहुंच जाना चाहिए था। आगे के नोट्स पढ़ें। 31वें दिन स्थानिक दरार से निकलने वाली ऊर्जा के कारण जेड ड्रैगन स्नो माउंटेन के गुप्त क्षेत्र का पता बाहरी लोगों द्वारा लगा लिया जाएगा। उन्हें यह नहीं पता था कि गुप्त लोग सबसे पहले आज से गिनने पर 21वें 9 स्वर्गों में प्रकट हुआ था। हालांकि इसके एकांत स्थान के कारण किसी भी बाहरी व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। चूसी वास्तव में सीक्रेट रियल्म पर ये चेन की उपस्थिति से काफी परेशान थी, क्योंकि उसे ठीक से पता नहीं था कि दाओ ने गुप्त क्षेत्र में कब प्रवेश किया था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि यह उनसे पहले हुआ होगा। सिमुलेशन में जब हमारा समूह खंडहरों पर पहुंचा तो दूसरी तरफ के लोग पहले ही अपना काम पूरा करके बाहर आ चुके थे। चूसी स्वाभाविक रूप से खंडहरों में मौजूद खजानों में बहुत रुचि रखता था, लेकिन स्वयं खजानों में नहीं, बल्कि वह ये चेन से उन्हें छीनने के अवसर में रुचि रखता था। अगर यह सफल रहा तो इससे निश्चित रूप से खलनायकों को काफी अंक मिलेंगे। हालांकि ये चेन की भयानक ताकत वाकई परेशानी का सबब है। इस तरह का किरदार स्पष्ट रूप से एक अजेय नायक है। वह मार्शल मास्टर 9th हेवन के 50 साथियों को लेकर आया था और एक विशाल सेना के बीच उन सभी का उसने सफाया कर दिया। क्या ये कुछ ज्यादा ही अनुचित नहीं है? ये दो जानकारियां इस समय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्राप्त होने वाले विशिष्ट लाभ आगामी सिमुलेशन पर निर्भर करेंगे। डॉट डॉट डॉट। गाड़ी चू परिवार के पहाड़ी द्वार पर लौट आई और चूसी जल्द ही घर पहुंच गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरा स्वागत एक मनमोहक सुगंध ने किया। ये रसोई से आया था। रसोई में कदम रखते ही मैंने देखा कि लिटिल पिया और लिटिल ऑरेंज अंदर काफी चहल पहल कर रहे थे। दोनों एक मधुर धुन गुनगुना रहे थे और काफी अच्छे मूड में लग रहे थे। युवा मास्टर वापस आ गए हैं। युवा स्वामी, कृपया बैठ जाए, हम जल्द ही भोजन करेंगे। आज तुम दोनों खाना क्यों बना रहे हो? क्या कबीले वाले आमतौर पर खाना नहीं भेजते? चूसी ने दाव से पूछा। आमतौर पर भोजन के समय नौकर खाना लेकर आते हैं और उसका स्वाद काफी अच्छा होता है, कम से कम 3 सितारा शेफ के भोजन जितना अच्छा। लिटिल पियर ने अपनी जीभ बाहर निकाली।
नेक पत्नियों ने घर पर गर्मागर्म भोजन तैयार कर रखा है और अपने पतियों के घर आने का इंतजार कर रही हैं। क्या कहानी की किताबों में ऐसा ही नहीं होता? नीले बालों वाली नौकरानी की बातों से आमतौर पर अच्छे व्यवहार वाली छोटी औरत शर्म से लाल हो गई। कौन सी पत्नी या कौन सी पत्नी? क्या तुम मेरे साथ गृहस्थी का खेल खेल रही हो? छोटी नाशपाती ने अपना सिर नीचे झुकाया और बेचैनी से बोली, लेकिन कल रात हम पहले ही। अरे युवा स्वामी, क्या मुझे वाकई इतना स्पष्टवादी होना पड़ेगा? चूसी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर उसने उस सुबह ध्यान से जांच न की होती तो वह इस चालाक लड़की के झांसे में आ जाती। अरे हमने बस गले लगाया और सो गए, और कुछ नहीं हुआ। हालात बिगड़ते देख छोटी नाशपाती ने पैर पटके और एक बिगड़ी हुई बच्ची की तरह बर्ताव किया। हम छोटे मालिक, क्या आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? मुझे ये सब मत बताओ। मैंने तुम दोनों में से किसी से भी अभी तक कुछ नहीं कहा है। जब मैं बेहोश था तब तुमने मेरे साथ क्या किया? चूसी ने लाइची होने का नाटक करते हुए भौहें चढ़ाकर कहा। उन्हें लगा कि उनकी बुरी आदतों को सुधारना जरूरी है, अन्यथा वे एक दिन उनकी सुरक्षा को तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। मुझे पता है कि तुम्हारी उम्र की सभी लड़कियों के दिल में सुंदरता के लिए एक लालसा होती है। आखिरकार सुंदरता के प्रति प्रेम तो सभी को होता ही है, खासकर इसलिए क्योंकि मैं इतना आकर्षक हूं। इसलिए छोटे मालिक का मेरे अच्छे रूप रंग की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है, लेकिन आपको इसे कानूनी और उचित तरीके से करना होगा। कोई अश्लील हरकत नहीं, ठीक है? लिटिल ऑरेंज का चेहरा पहले ही चायदानी की तरह लाल हो चुका था और उसके बारे में ऐसे बात की जा रही थी जैसे वह कोई स्टीम गर्ल हो। ऊपर से लगातार झुलसा देने वाली भाप उठ रही थी। दूसरी ओर लिटिल पियर ने चूसी की बातों का उपहास उड़ाया। छोटे मालिक, लिटिल ऑरेंज और मैं दोनों वयस्क हैं। हम बार या नाइट क्लब नहीं जाते और हम धूम्रपान या शराब नहीं पीते। थोड़ा बेहतर रंग होने में क्या बुराई है? इसके अलावा हमने बचपन से ही पूरी निष्ठा से आपकी सेवा की है, इसलिए हम आपके शरीर को आपसे बेहतर जानते हैं। कल हम आपकी सेहत को लेकर चिंतित थे छोटे मालिक, और हमें डर था कि कहीं आपको कुछ हो न जाए। चूसी, आप बिल्कुल सही हैं, मैं आपका खंडन नहीं कर सकता। हम चलिए इसे यहीं छोड़ देते हैं। अब इसके बारे में और बात नहीं करते। ... खाने की मेज पर विभिन्न प्रकार के लगभग 1 दर्जन व्यंजन बड़े करीने से सजाए गए थे, जिनमें शाकाहारी व्यंजन, मांसाहारी व्यंजन और सूप शामिल थे, और उनका संयोजन काफी संतुलित था। ये देखकर हैरानी होती है कि ये दोनों लड़कियां खाना बनाने में कितनी माहिर हैं। कम से कम व्यंजन देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। बस मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि इनका स्वाद कैसा होगा। चूसी ने कवचधारी गेंडे के मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसका एक छोटा सा निवाला लिया। अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठीं। हाँ, खाना बहुत स्वादिष्ट है। आपने खाना बनाना कब सीखा? हे, एक बेहतरीन पत्नी बनने के लिए यह एक आवश्यक कौशल है। छोटी नाशपाती खुशी से मुस्कुराए, उसके दोनों गालों के बीच गहरे गालों के गड्ढे उभर आए। चूसी, कोई बात नहीं, भूल जाए कि मैंने पूछा था। शायद शारीरिक बनावट में हुए उल्लेखनीय सुधार के कारण चूसी, जो आमतौर पर केवल 1 या 2 कटोरी चावल खाता है, उसने एक ही बार में 7 या 8 कटोरी चावल खा लिए। ये लेवल 2 स्पिरिट मेडिसिन है। मूनलाइट राइस से पका हुआ चावल स्वादिष्ट होने के साथ साथ ऊर्जा से भरपूर भी है। जिस तरह से उसने बड़े चाव से चावल खाए, उसे दोनों नौकरानियों ने स्वीकृति के संकेत के रूप में समझा। क्या मुझे सच में लगा था कि मैंने जो खाना बनाया है वह इतना स्वादिष्ट होगा? या फिर इसलिए कि आपके प्रियजन द्वारा बनाया गया खाना कुछ ज्यादा ही मीठा लगता है? मैं बहुत खुश हूँ। युवा स्वामी बहुत ही उग्र और शक्तिशाली हैं। हाँ, युवा स्वामी ने कुछ ही चालों में वॉर्ड कुन के मांस का इतना बड़ा टुकड़ा दिखा दिया। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा और अपनी छोटी सी मुलाकात शुरू कर दी। उनके चेहरे लाल हो गए थे और उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। चूसी के पास उनके बारे में शिकायत करने का समय नहीं था, वह बस मन लगाकर खाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। क्या खाना खत्म हो गया है? चूसी भोजन का आनंद ले ही रही थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने बर्तन में रखे सारे चावल खत्म कर दिए हैं। लिटिल पियर और बाकी लोग भी दाव को नहीं जानते थे। चूसी को अब इतनी ज्यादा भूख लगती है कि मैंने ज्यादा खाना नहीं बनाया। अभी और भी है, युवा स्वामी, आराम से खाए, कोई जल्दी नहीं है। जब लिटिल ऑरेंज बोल रही थी तो उसने धीरे से अपने कटोरे से चावल निकालकर चूसी के कटोरे में डाल दिए। और मेरी भी। लिटिल पियर भी गिर गया। चूसी को कोई आपत्ति नहीं थी और उसने परोसा गया सारा भोजन खा लिया। खैर, खाना जल्द ही दोबारा पकाया जाएगा और जब उन्हें भूख लगेगी तो वे और ले सकते हैं। छोटे मालिक मेरी लार खा रहे हैं। टिल।
क्या आप इसे अप्रत्यक्ष चुंबन कहेंगे? नन्हे नाशपाती की आंखें खूबसूरत अर्धचंद्राकार चंद्रमाओं में सिमट गईं, और कौन जानता है कि वह किन सुखद बातों के बारे में सोच रहा था।